हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। अब सिर्फ एग्जाम में सिर्फ 30 डेज बचे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया होगा। और उसी रिवीजन में मैं कुछ एड ऑन लेकर आया हूँ आपके लिए जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। वो है सिर्फ सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए मैं सीएमए का रिवीजन लेक्चर लेकर आया हूँ। ठीक है। रिवीजन लेक्चर का पर्पस क्या रहेगा? रिवीजन लेक्चर का पर्पस मेरा सिर्फ यही है, जहां एक चैप्टर को रिवाइज करने में आपको 2.5 से 3 घंटा लग रहा था, मैं उसी चैप्टर को रिवाइज करूंगा सिर्फ 1 घंटे में। कोशिश करूंगा कि वो चैप्टर में सारे कीवर्ड्स आपको मैं रिकॉल करा दूं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स आप बेसिकली रिकॉल कर पाए। ठीक है, तो मेरा यही पर्पस रहेगा, आपका मैं टाइम रिड्यूस कर सकूं और जिससे आप अपने नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ा सकें। ठीक है, और मेन पर्पस क्या है कि आप कीवर्ड्स, स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है इस टाइम में, सर कीवर्ड याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या है कीवर्ड्स आपको थोड़ा प्रेशर डालूंगा कीवर्ड्स पे और आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। आप जल्दी से जल्दी वो रिवीजन लेक्चर कंप्लीट करें और सारे कीवर्ड्स लर्न कर लें वहां से। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब क्रिटिकल है और स्टूडेंट को वहां पे अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, तो मैं वो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। पर इस रिवीजन लेक्चर का पर्पस याद कराना है आपको, क्योंकि सीएमएडीडी स्टूडेंट को थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लगता है, थ्योरी ज्यादा, और चैप्टर 1 में तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा थ्योरी है। तो पर्पस यही है, मैं आपको याद करा दूं। इस लेक्चर का पर्पस ये नहीं है कि हम समझेंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको याद कराना है और अच्छे से रिवाइज कराना है ईच एंड एवरी टॉपिक, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इस लेक्चर के बाद मैं सिर्फ एक चीज आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मॉड्यूल में जो केस लॉज हैं वो आप खुद से करेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद तुरंत ही मॉड्यूल ओपन करेंगे और मॉड्यूल से केस लॉ फटाफट रिवाइज करेंगे। बाकी मॉड्यूल में जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने वहां पे वो कवर किए हुए हैं और मैंने आपके लिए एक समराइज वे में नोट्स भी बनाए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट पेज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, टॉपिक्स कवर्ड। तो ये टॉपिक सारे मॉड्यूल के ही हैं, आपके मॉड्यूल में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पे वो कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स भी कवर कर लिए। अब तो बस आपको क्या करना है, आपको करना है केस लॉज आपको वहां से देखने हैं, और केस स्टडीज दी हुई है तो आपको केस स्टडीज भी देखनी है। बाकी सारे हैंड रिटन नोट्स नहीं बोलूंगा, पर आपको सारे नोट्स जो हैं, समराइज नोट्स जो हैं, वो आपको बेसिकली इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सीएमए का पार्ट 1 का पहला चैप्टर जो है, दैट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क हम पढ़ेंगे सबसे पहले। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क? कंप्लायंस फ्रेमवर्क है क्या? क्योंकि देखिए चैप्टर का नाम ही कंप्लायंस फ्रेमवर्क है और पहला चैप्टर ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए सर कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है क्या। और अब तक आपने पढ़ा भी होगा, हो सके बहुत सारे स्टूडेंट ने रिवाइज भी कर लिया होगा, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लायंस फ्रेमवर्क? कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब होता है सिस्टमैटिक सिस्टम of policies, procedures, and controls that an organization use to systematically meet the regulatory standards. रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बोल लूँ, या फिर मैं बेसिकली लीगल स्टैंडर्ड्स बोल लूँ, या लॉज रेगुलेशन उसको मीट करने के लिए क्या है, एक सिस्टमेटिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? एक सिस्टमेटिक सिस्टम है, किसका? पॉलिसीज का, प्रोसीजर्स का, कंट्रोल का, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है टू सिस्टमेटिकली मीट द रेगुलेटरी और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। तो क्या है ये? कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। ठीक है, इस चैप्टर को अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो मैं दो तीन चीजें आपको बता दूं। इस चैप्टर में यहां से एक्सपेक्टेड जो है 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आएंगे आपके, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ ये कैटेगरी ए चैप्टर है। स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ मैं आपको, कैटेगरी ए चैप्टर है, 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। लास्ट टाइम में 15 मार्क्स का आया था, वो एक ऑप्शनल में निकल गया था, पर 15 नंबर तक का क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ से। ठीक है, दूसरी बात, कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ कंप्लायंसेस दिए हुए हैं, तो आप एक क्वेश्चन कंपनीज एक्ट 2013 का अभी एक्सपेक्ट करके आप यहाँ से चलेंगे, क्योंकि आप देखेंगे पास पेपर्स देखेंगे तो उसमें देखा गया है कि पार्ट ए से कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन आता ही आता है, 10 नंबर के कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वो इस चैप्टर से ही पहले तो जो जो स्टूडेंट ओल्ड सिलेबस में, तो वहां पे एक तो सेपरेट चैप्टर था कंप्लायंसेस का, पर वो कंप्लायंसेस अब इसी में मर्ज हो गया है, तो यहीं से ही कंपनीज एक्ट का एक क्वेश्चन इमर्ज होता है। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से करना होगा, कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजन दिए हुए, भले ही वहां सेक्शन लिखा हो, पर आपको वो सेक्शन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये बातें हो गई। अब चलते हैं आगे मेन चैप्टर पे हमारे। पहला है जी कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क हमने पढ़ लिया क्या है, सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड कंट्रोल्स। ठीक है, कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ते हैं। कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। किसी भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में अगर हम कंप्लायंस की बात करते हैं तो वो क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है किसी भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का।
बोर्ड की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें, दैट इज रिकॉग्नाइज द स्कोप एंड इम्प्लीकेशन। बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जितने भी कंप्लायंसेज है, जितने भी लॉज रेगुलेशन है, उनके स्कोप एंड इम्प्लीकेशन को रिकॉग्नाइज करना। दूसरा, नीड टू एस्टैब्लिश द कंप्लायंस फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करना विच सर्व एज सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये आरएमएस मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी हैं, आपको अच्छे से लर्न हो जाए। देखिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तो बार बार रिकॉल नहीं कर पाओगे, आरएमएस रिकॉल कर पाओगे, तो मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज किए हैं, विच सर्व एज सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करना जो कि कैसे एक्ट करेगा, कैसे सर्व करेगा, एक सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद द नॉन कंप्लायंस। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क से हम अगेन क्या कर रहे हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क हमने क्या पढ़ा था, सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ पॉलिसीज प्रोसीजर and controls that an organization use to systematically meet the legal standards and the regulatory standards while minimizing the risk। तो compliance framework का मेन काम क्या हो गया, सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द नॉन कंप्लायंसेस। इतनी बात समझ आ गई। तो बोर्ड के यहाँ पे हमने दो रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली, पहला स्कोप और इम्प्लीकेशंस को रिकॉग्नाइज करना, दूसरा कंप्लायंस फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव अप्रोच टू कंप्लायंस क्या होने वाला है, इफेक्टिव अप्रोच कैसे होगी कंप्लायंस को लेकर। सबसे पहले पार्टिसिपेशन ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्लायंस प्रोग्राम। ठीक है, कंप्लायंस करना लोअर लेवल के पीपल का काम होता है। दैट इज अगर मैं लीगल सेल की बात करूं, वो भी पढ़ेंगे हम क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो वो लीगल सेल जो होता है वो बेसिकली सीनियर वो क्या करता है, डेवलपमेंट वो कंप्लायंस करता है, मतलब कंप्लायंस एग्जीक्यूशन उसकी जॉब होती है। पर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में किसका काम है, दैट इज सीनियर मैनेजमेंट का। तो इसमें लिखा है पार्टिसिपेशन ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्लायंस प्रोग्राम। दूसरा, रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम एट पीरियडिक इंटरवल्स। एंड थर्ड वन इज एंश्योर दैट रिमेन अपडेटेड रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन रेगुलेटरी डिजाइन। मतलब इफेक्टिव अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ये कीवर्ड्स हैं तो मैं बार बार रिपीट करूंगा, आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है जिससे आपको याद हो सके। पार्टिसिपेशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्लायंस प्रोग्राम। दूसरा, रिव्यू करते रहना पीरियोडिक इंटरवल्स पे, उसको रिव्यू करना टाइम टू टाइम। तीसरा, एंश्योर करना कि वो अपडेटेड हो और रेलेवेंट रहे टू द एवर चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इन टर्म्स ऑफ चेंज इन द रेगुलेटरी डिजाइन बोलो, या फिर टाइम टू टाइम बेसिकली रेगुलेशंस चेंज होते हैं, लॉज चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट को एंश्योर करना है कि इट इज एंश्योर करना है कि वो रेलेवेंट है और अपडेटेड है क्या हमारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क, हमारा कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन। अब इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को, बेसिकली एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है, टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स विद द कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, मिटिगेटिंग करने को रिस्क में, एंड मेकिंग कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट एज रिक्वायर्ड। और हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड। तो तीन बातें, अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, मिटिगेटिंग द रिस्क एंड कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट एज रिक्वायर्ड। तो क्या एक इफेक्टिव कॉर्पोरेट कंप्लायंस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ये सब अचीव करने में। ठीक है, सीएस विद कोर कॉम्पिटेंस, सीएस मतलब है कंपनी सेक्रेटरी की बात हो रही है। सीएस विद कोर कॉम्पिटेंस किसमें, कंप्लायंस में, किसमें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सीएस विद कोर कॉम्पिटेंस इन द कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट। अब ये सीसीएम लिखा है, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है तो आप इसको समझ लेना। सीसीएम मतलब कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट, सीएमएस का मतलब कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्रूशियल रोल कौन प्ले करता है, कंपनी सेक्रेटरी प्ले करता है। ठीक है, जिसका कोर कॉम्पिटेंस किसमें, कंप्लायंस में एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब इसके कंपोनेंट भी पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट की अगर मैं बात करूंगा तो तीन कंपोनेंट है, उसके लिए आपको बेसिकली क्या याद करना है, सीडीए, कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस डैशबोर्ड एंड कंप्लायंस एडवाइजरी। तो सीडीए करके शॉर्ट फॉर्म आप बना लो, सीडीए, सीडीए। ठीक है, सीडीए या सीएडी बना लो, तो मैं तो बोलूंगा सीडीए ज्यादा सही है, सीडीए बना लो आप, सीडीए। ठीक है, कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस एडवाइजरी एंड कंप्लायंस डैशबोर्ड। अब ये होते क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। कंप्लायंस चार्ट बेसिकली हमें ओवरव्यू देता है, किस चीज का ओवरव्यू देता है, एप्लीकेबल लोकल, स्टेट, सेंट्रल एंड इंटरनेशनल लॉज रेगुलेशन स्टैंडर्ड का, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। यानी कि एक ओवरव्यू देगा, जितने भी एप्लीकेबल लॉज हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनका एक ओवरव्यू देगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, आउटलाइन हाउ कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज आर एम्बेडेड इन द बिजनेस प्रोसेसेस। अब ये कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज होती क्या है, कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो ये होती है बेसिकली इंटरनल कंट्रोल हो गया इसमें, ठीक है, ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, इंटरनल ऑडिट्स हो गया, ये सब क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हो गया, ये सब क्या है, बेसिकली कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज है। कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज क्या है, इंटरनल ऑडिट मैंने बताया आपको, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल बताया, रिस्क असेसमेंट बताया, ठीक है, और क्या हो गया, रिस्क मैपिंग हो गया, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हो गया, ये सब क्या है, कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज हैं। तो इसको कहां इंबेडेड करें, व्हाट डू मीन बाय इंबेडेड, इंबेडेड का मतलब क्या, मैं ये चाहता हूं आपको इजी लैंग्वेज में याद हो जाए। आर इंबेडेड मतलब इनकॉर्पोरेटेड है किसमें, इन द बिजनेस प्रोसेस में, तो मैं वो सब बताऊंगा किसमें, अपने कंप्लायंस चार्ट में।
तीसरा आता है रिफ्लेक्ट द की एक्टिविटीज एंड द कंप्लायंस कल्चर व्हिच इज टू बी फॉलोड एंड परफॉर्म बाय बिजनेस टू मैनेज दिस कंप्लायंस रिस्क। मतलब कंप्लायंस रिस्क को मैनेज करने के लिए कंपनी को क्या की एक्टिविटीज और कंप्लायंस कल्चर फॉलो करना है, वो भी मैं इंक्लूड करूंगा किसमें, कंप्लायंस चार्ट में। ठीक है, तो तीन बातें हमने यहाँ पे पढ़ ली। उसके बाद कंप्लायंस एडवाइजरी में देखें, कंप्लायंस एडवाइजरी मतलब एडवाइस ऑन द कंप्लायंस ऑफ द एप्लीकेबल लॉ एंड इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, यानी कि हमें क्या पता है, एक एडवाइस देने वाला किस पे, कंप्लायंस पे, एप्लीकेबल लॉस पे, और इफेक्ट क्या होगा नॉन कंप्लायंस का। कंप्लायंस एडवाइजरी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू इवैल्यूएट, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है इवैल्यूएट करने में कंप्लायंस फंक्शंस को, प्रिवेंट कंप्लायंस ब्रीचेस एंड रिस्पोंड क्विकली एंड इफेक्टिवली। अगर ब्रीच हो जाता है तो बेसिकली रिस्पोंड कैसे करेंगे, कंप्लायंस ब्रीच के बारे में एडवाइस देगा, कंप्लायंस फंक्शन के बारे में एडवाइस देगा। ठीक है, और कैसे कंप्लायंस ब्रीच हमें प्रिवेंट कर रहे हैं, अगर हो जाए तो उसको फिर हम बेसिकली रिस्पोंड कैसे करना है वो हमें भी बताएगा कौन, कंप्लायंस एडवाइजर। कंप्लायंस डैशबोर्ड बेसिकली एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। इसके बारे में डिटेल अभी थर्ड फोर्थ पेज पे पढ़ेंगे। डैशबोर्ड का क्या है, डैशबोर्ड कैसे हमारी हेल्प करता है कंप्लायंस करने में। कंप्लायंस डैशबोर्ड के बाद यूज एज अ कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली एनालाइज करता है पोजीशन की ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लायंस, मतलब एक पोजीशन बताएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंस में। ठीक है, वो क्या कर रही है, कंप्लायंस कर भी रही है, नहीं कर रही है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन इस टाइम पे, करंट डेट पे, करंट टाइम पे क्या पोजीशन है कंप्लायंस, तो वो एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है हमें डैशबोर्ड। तो उसके हेल्प से हम बेसिकली एनालाइज कर सकते हैं अपनी पोजीशन। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट टूल है, यूज एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। थर्ड वन इज enable the reported compliance breaches immediate remediation by informing a predefined responsible person in case of violation, यानी कि वो बोल रहा है अगर इन केस वायलेशन होगा तो कंप्लायंस जनरेट बेसिकली पॉपअप जनरेट करेगा। पॉपअप जनरेट करेगा तो हम बेसिकली प्री डिफाइंड रेस्पॉन्सिबल पर्सन को इन्फॉर्म कर सकते हैं और इमीडिएट रेमिडिएशन हम वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लायंस डैशबोर्ड। अगेन इसका डिटेल थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, एक हेडिंग आएगी कंप्लायंस डैशबोर्ड, वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। अब आता है कंप्लायंस चार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। कंप्लायंस चार्ट को हमने तीन बातें कंप्लायंस चार्ट के बारे में भी पढ़ी थी। सबसे पहले ओवरव्यू देता है एप्लीकेबल लॉस का, जी बिल्कुल ओवरव्यू देता है। दूसरा, हाउ कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज आर एम्बेडेड इन द बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, तीसरा, रिफ्लेक्ट करता है क्या की एक्टिविटीज और कंप्लायंस कल्चर हमें फॉलो करना है टू मिनिमाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए कंप्लायंस रिस्क। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शैल गिव मोर फोकस टू प्रिपरेशन ऑफ द कंप्लायंस चार्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लायंस चार्ट प्रिपेयर आफ्टर कंसीडरिंग द ऑपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री सेक्टर इन विच द कंपनी ऑपरेट एंड लॉज व्हिच आर स्पेसिफिकेबल एप्लीकेबल टू द कंपनी। सर अब इसका मतलब क्या है, कंप्लायंस कल्चर देखिए, हमने क्या पढ़ा, ओवरव्यू देता है एप्लीकेबल लॉज का। एप्लीकेबल लॉज यानी कि लोकल भी आ गए, स्टेट भी आ गए, इंटरनेशनल भी आ गए, सब कुछ का बेसिकली ओवरव्यू देता है। अब ये ओवरव्यू हमें पता कैसे चलेगा, ओवरव्यू हमें पता चलेगा जब हम बिजनेस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि एप्लीकेबल लॉज तो एवर चेंजिंग है ना, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो लॉज है हमारे वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री, अगर मैं बोलूं इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक में आप समझो कोई फार्मास्यूटिकल है और कोई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो दोनों के एप्लीकेबल लॉ डिफरेंट होगी ना। तो हम कंप्लायंस चार्ट जब बनाएंगे तो ये सब चीजें कंसीडर करेंगे ना, तो वही ये बोल रहा है कि प्रिपेयर्ड आफ्टर कंसीडरिंग द ऑपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक्टिविटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्री कौन सी है, सेक्टर कौन सा है, इन विच कंपनी ऑपरेट एंड लॉ व्हिच आर स्पेसिफिकेबल एप्लीकेबल टू द कंपनी। आप देखो ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट लॉज लगते हैं, ड्रग्स वाले लॉज लगते हैं। वहीं अगर मैं बेसिकली कोई फूड इंडस्ट्री वाली कंपनी है, वहां पे फसाई के लाइसेंस, फसाई के नॉर्म्स लगते हैं, फसाई की जितने भी लॉज है वहां, तो बेसिकली रूल्स चेंज होते हैं ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडस्ट्री कौन सी है, सेक्टर कौन सा है, जिससे हम बेसिकली अपने एप्लीकेबल लॉज पता लगा पाए। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने दी आईसोल्ट, आई फॉर इंडस्ट्री, एस फॉर सेक्टर, ए फॉर एक्टिविटी, और ये एल तो मैंने ऐड किया है आपको याद हो जाए, एंड टी फॉर दैट इज टाइप ऑफ। तो ये एल का मतलब कुछ नहीं है, मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए आई सॉल्ट मतलब आयोडीन वाला सॉल्ट। तो आई फॉर इंडस्ट्री, एस फॉर सेक्टर एंड ए फॉर एक्टिविटी, एल कुछ नहीं है, एंड टी फॉर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, कीवर्ड्स हैं, आप ये लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑपरेशंस एंड स्ट्रक्चर कीवर्ड है, आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लायंस चार्ट इज प्रिपेयर्ड बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, अभी पढ़ के आए थे, रिस्क असेसमेंट, ठीक है, रिस्क मिटिगेशन, इंक्लूड ट्रेनिंग, कंप्लायंस मॉनिटरिंग, ठीक है, इंक्लूड एक्शन ट्रैकिंग और कंप्लायंस रिपोर्टिंग। ठीक है, तो मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एंड सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन होगा, असेसमेंट होगा, उसके बाद मॉनिटरिंग होगा, फिर मिटिगेशन होगा एंड देन रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बनाई हुई है, आई एम सी एम सी आर, आई एम सी एम सी आर, आप याद कर लेना, दैट इज आई। उसके बाद कंटेंट ऑफ कंप्लायंस चार्ट देख लेते हैं। कंटेंट ऑफ कंप्लायंस चार्ट, देखिए अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं, हमें थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड चलना पड़ेगा। ठीक है, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, अदरवाइज फिर हमारे रिवीजन का पर्पस डिफीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लायंस चार्ट का कंटेंट की अगर मैं बात करूं, compliance chart must contain the complete information on the compliance dashboard, provide detailed compliance procedure to the compliance executor। compliance executor कौन होता है, बेसिकली जिसके पास रेस्पॉन्सिबल पर्सन है कंप्लायंस करने के लिए। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में बार बार पूछा गया है।
क्या कंटेंट क्या होंगे कंप्लायंस चार्ट के? तो रेफरेंस टू द की कंप्लायंस रिलेटेड लॉज, रेगुलेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, कंप्लायंस एंड रिलेटेड पॉलिसी, उसका रेफरेंस। दूसरा कंसाइज स्टेटमेंट रहेगा, दैट इज कैप्चर द रिलेवेंट इंटरनल एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। तो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन रिलेटेड एक स्टेटमेंट रहेगा एंड द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम दोज ऑब्लिगेशंस। उसके बाद इनहेरेंट एंड द मैनेज रिस्क लेवल, सीएचएमएल। सीएचएमएल क्या? क्रिटिकल हाई मीडियम लो ऑफ आइडेंटिफाइड ऑब्लिगेशन। दूसरा बिजनेस प्रोसेस और पीपल, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन लिंक और ऑन विच दे हैव इम्पैक्ट। मतलब बिजनेस प्रोसेसेस और जो पीपल हैं, बिजनेस के जो पीपल हैं, उन पे कौन सी कंप्लायंस ऑब्लिगेशन इंपैक्ट कर रही है और कौन सी कंप्लायंस ऑब्लिगेशन लिंक्ड है, वो भी मैं बताऊंगा। तो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन आर लिंक्ड एंड ऑन विच दे हैव इम्पैक्ट, तो उसे मैं कहां बताऊंगा? अपने कंप्लायंस चार्ट के अंदर बताऊंगा। उसके बाद स्पेसिफिक सीआरएम एक्टिविटी, जो भी हमने बात करी थी, कंप्लायंस इज ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग फॉर मैनेजिंग द कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, वो भी मैं बताऊंगा। टू हुम एंड हाउ फ्रीक्वेंटली, कब और किसको मैं रिपोर्टिंग करूंगा, क्या कंप्लायंस रिलेटेड रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स आर रिपोर्टेड। क्लियर ओनरशिप ऑफ द पीएओ, पीएओ का मतलब क्या है? प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड ऑब्लिगेशंस आउटलाइन इन द चार्ट। तो मैं क्लियर ओनरशिप बताऊंगा किसकी? प्रोसेस की, एक्टिविटीज की और ऑब्लिगेशन की, जो कि चार्ट में मैं आउटलाइन करूंगा। तो अगेन क्या क्या चीजें देखूंगा? सबसे पहले रेफरेंस रहेगा किसका? की कंप्लायंस रिलेटेड फाइंडिंग, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स का, ठीक है। तो रेफरेंस टू की कंप्लायंस रिलेटेड लॉज, रेगुलेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, कंप्लायंस रिलेटेड पॉलिसीज। दूसरा कंसाइज स्टेटमेंट, किस पे? कंप्लायंस ऑब्लिगेशन पे, और रिस्क जो अराइज हो रहे हैं किससे? कंप्लायंस ऑब्लिगेशन से। इनहेरेंट एंड द मैनेज रिस्क लेवल, ठीक है, क्रिटिकल हाई मीडियम लो। बिजनेस प्रोसेस और पीपल, जिसपे वो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन लिंक्ड है और जिसको वो इंपैक्ट कर रही है, ठीक है। स्पेसिफिक सीआरएम एक्टिविटीज, कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग बताऊंगा। टू हुम एंड हाउ फ्रीक्वेंटली मैं कंप्लायंस रिलेटेड रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स रिपोर्ट करूंगा। एंड द क्लियर ओनरशिप ऑफ द पीएओ आउटलाइन है, तो मतलब क्लियर ओनरशिप होनी चाहिए ना प्रोसेस, एक्टिविटी एंड ऑब्लिगेशन की, तो वो मैं अपनी कंप्लायंस चार्ट में बता के चलूंगा। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, रोल क्या है कंपनी सेक्रेटरी का इन क्रिएशन ऑफ द कंप्लायंस चार्ट? ये है सीएस। इनका रोल क्या है? पहला आइडेंटिफिकेशन, वही रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस मिटिगेशन, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये सब करना इनका ही काम है, जो भी हमने पढ़ा। उसके बाद प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, उसके बाद चार्ट बनाना, उसके बाद असेसमेंट करना कंप्लायंस, इसका असेसमेंट करना हिस्टोरिकल कंप्लायंस स्टेटस। अब हिस्टोरिकल कंप्लायंस स्टेटस मतलब मैं आज अगर चार्ट बना रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके पास में क्या कंप्लायंसेस से क्या स्टेटस रह चुका है, कंप्लायंसेस का, नॉन कंप्लायंसेस का, पेनल्टीज का, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, असेसमेंट करूंगा। उसके बाद कंप्लायंस एक्शन एंड रिपोर्टिंग, फिर मैं उसके ऊपर रिपोर्ट जनरेट करूंगा। की फंक्शन एंड बेनिफिट देख लेते हैं। की फंक्शन बेनिफिट मतलब कंप्लायंस डैशबोर्ड, पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर, कंप्लायंस ट्रेनिंग, एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया, कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट एंड द क्वालिटी मैनेजमेंट। अब की फंक्शन एंड बेनिफिट क्या होंगे किसके? कंप्लायंस प्रोग्राम के, कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम के, या बोलूं तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क के। सबसे पहले हमें एक डैशबोर्ड मिलता है, ठीक है जी। डैशबोर्ड से क्या हेल्प करेगा? हमारा डैशबोर्ड क्या प्रोवाइड करेगा? सिंगल एंटरप्राइज वाइड डैशबोर्ड पर बताएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं सारे इवेंट्स को। यूजर ट्रैक एंड ट्रेंड ऑल द कंप्लायंस इवेंट्स, ठीक है। तो एक क्या है? सिंगल एंटरप्राइज वाइड डैशबोर्ड हमें बेसिकली कंप्लायंस डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा, जहां से हम अपने सारे कंप्लायंसेस इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ऑल कंप्लायंस इवेंट शुड बी इजीली रिव्यू इंटरेक्टिवली थ्रू एंटरप्राइज कंप्लायंस डैशबोर्ड, ठीक है। तो इजीली व्यू कर सकते हैं इंटरेक्टिवली, ठीक है। वही क्या है? कंप्लायंस डैशबोर्ड का काम है। कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या है? अ वेल डिजाइन डॉक्यूमेंट मैनेज सिस्टम। अब क्या है डॉक्यूमेंट मैनेज सिस्टम? कहां से आ गया सर? देखिए कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल है, या जो भी अगर हम बात करें कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल की ही बात कर लेते हैं। कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल में आप बेसिकली डीएमएस में मिलता है, जहां पे आप जितनी भी पॉलिसी प्रोसीजर है, एग्जीक्यूशन भी वही होता है। आप ये मान के चलिए एग्जीक्यूशन भी वही होगा और पॉलिसी एंड प्रोसीजर वो स्टोर भी वही रहेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कोई वेल डिजाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, वो होगा तो पार्ट किसका? कंप्लायंस फ्रेमवर्क का ही ना, कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम का ही पार्ट होगा। तो वेल डिजाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो फॉर्म द बेसिस ऑफ मैनेजिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर, यानी कि सारे पॉलिसी एंड प्रोसीजर को मैं बेसिकली रिकॉर्ड को रख सकता हूं वहां पे, कि कब कब मुझे चेंज पॉलिसी एंड प्रोसीजर कब कब चेंज हुए, कब उनका एग्जीक्यूशन हुआ, कब वो एक्सपायरी हो गए, ठीक है, किसने एग्जीक्यूट करा, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां डिटेल रहती है। कौन से डिपार्टमेंट के हैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर, तो सब क्या है? एक लाइफ साइकिल ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर वो देके देगा मैनेज करने में। उसके बाद एंश्योर दैट दीस पॉलिसी एंड प्रोसीजर आर इन कंफर्मिटी विद एवर चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, और ये हमें बेसिकली टाइम टू टाइम वो कंफर्मिटी रहेगी कि वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है वो चेंज, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं उसके कंफर्मेंस में है या नहीं, ठीक है। कंप्लायंस ट्रेनिंग में देख लीजिए। मोस्ट compliance program often require evidence of the employees training. These compliance office has to work closely with the legal team of the organization to facilitate employees. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी पॉइंट है। A well designed compliance program require a well integrated approach to training management. तो एक सिंपल सा पॉइंट है compliance ट्रेनिंग से रिलेटेड। Access to rules and regulation. A well designed compliance management solution must offer capabilities for organization to continuously stay in sync with changing rules and regulation. तो वही बात कर रहा है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होंगे हमें कंटिन्यूअसली स्टे इन सिंक रहना है उनके साथ, सिंक रहना है किसके साथ? चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। उसके बाद एज सून एज देयर रेगुलेटरी चेंजेस, जब भी कोई चेंज आएगा, वेरियस डिपार्टमेंट शुड बी नोटिफाइड प्रोएक्टिवली थ्रू ईमेल बेस्ड कोलैबोरेशन। मतलब कोई भी चेंज होएगा तो वेरियस डिपार्टमेंट के पास नोटिफिकेशन जाएगी चेंज की, ईमेल बेस्ड कोलैबोरेशन, एक ईमेल जाएगी, नोटिफिकेशन जाएगी
ठीक है। अ वेल डिजाइन कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफर अप टू डेट रेगुलेटरी अलर्ट अक्रॉस द एंटरप्राइज, मतलब जो भी कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम है वेल डिजाइंड होगा, तो बेसिकली रेगुलेटरी अलर्ट जब भी चेंज आएगा एक ईमेल जाएगा, एक रेगुलेटरी अलर्ट जाएगा सबके पास, हाँ कोई चेंज आया, जिससे हम उसके साथ सिंक रहें, कंटिन्यूअसली अपडेट रखें खुद को, दैट इज एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद कंप्लायंस ऑडिट है। कंप्लायंस ऑडिट का क्या है बेनिफिट, दैट इज इंटरनल फाइनेंशियल एक्सटर्नल वेंडर ऑडिट, जितनी भी ऑडिट होते हैं मस्ट बी फैसिलिटेटेड थ्रू अ रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम हम देख सकते हैं। ऑडिट आर नो मोर एन एनुअल एक्टिविटी, appropriate evidence of the internal audit become critical in defending the compliance to regulation, basic सा point है। तो what do you mean by compliance task management, company must create a plan to manage and report the status of all the compliance activity from a centralized database। अब ये centralized database क्या है, सेंट्रलाइज डाटाबेस का मतलब समझे आप, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए एक डाटाबेस क्रिएट किया जाता है, वहां पे सब चीजों का एक्सेस आपके पास रहेगा, स्कैटर्ड नहीं है, कुछ फाइल्स यहाँ रखी हैं, कुछ फाइल्स वहां रखी हैं, कुछ पॉलिसीज यहाँ रखी हैं, तो कंपनी में एक सेंट्रलाइज डाटाबेस होता है जहां से आप एक्सेस कर सकते हैं सब चीजें। तो कंपनी क्या एक प्लान क्रिएट कर रही है इन सबको मैनेज करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए रिलेटेड एक्टिविटी फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। ऑटोमेटेड अपडेट फ्रॉम द वेरियस कंप्लायंस मॉड्यूल्स शुड प्रोवाइड फॉर अप टू डेट स्टेटस रिपोर्टिंग दैट विल बी व्यूड बाय द मैनेजर। तो इससे क्या होगा, अप टू डेट स्टेटस रिपोर्टिंग आपकी हो जाएगी। क्वालिटी मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो वेल डिजाइन कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट एंड सपोर्ट ऑनगोइंग क्वालिटी, सपोर्ट किसको करता है, ऑनगोइंग क्वालिटी इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, क्या, वेल डिजाइन कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम। एंड मोस्ट क्वालिटी प्रैक्टिशनर्स एग्री दैट कंप्लायंस एंड क्वालिटीज आर द सेम साइड ऑफ द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। इट इज क्रिटिकल टू एंश्योर दैट कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन ऑफर सपोर्ट फॉर एंटरप्राइज वाइड क्वालिटी इनिशिएटिव। और बेसिकली क्या सपोर्ट करता है, क्या ऑफर करता है कंप्लायंस मैनेजमेंट, दैट इज एंटरप्राइज वाइड क्वालिटी इनिशिएटिव, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ थ्योरी है, बहुत ज्यादा थ्योरी है, पर आपको याद करना पड़ेगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में तो आपको सारी हेडिंग्स और ये कीवर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कंप्लायंस डैशबोर्ड है तो सिंगल एंटरप्राइज वाइड डैशबोर्ड हमें बेसिकली प्रोवाइड करता है, जिससे हम इंटरएक्टिवली उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इजीली व्यू कर सकते हैं अपने कंप्लायंसेस को। कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर है तो बेसिकली डीएमएस, दैट इज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो है वो एक लाइफ साइकिल प्रोवाइड करता है किसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर की। तो ये सब क्या कीवर्ड्स हैं। कंप्लायंस ट्रेनिंग एम्प्लॉइज ट्रेनिंग से रिलेटेड है। एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज क्या है कि ईमेल बेस्ड कोलैबोरेशन हो गया, ठीक है। कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम आपको अप टू डेट रेगुलेटरी अलर्ट्स भी जनरेट करेगा, डिपार्टमेंट को नोटिफाई भी करेगा, तो दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड। तो थ्योरी है, आप एक बार रिवाइज करना कि यहाँ पे जो कीवर्ड्स उनको रिकॉल करना आपको लर्न होगा। उसके बाद चलते हैं, दैट इज प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क। प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं मैंने, आप स्टेप गो थ्रू कीजिए एक मिनट। कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन, कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, कंप्लायंस कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क का जो प्रोसेस है, प्रोसेस में सबसे पहले कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन में करता हूं, दैट इज प्रोसेस टू आइडेंटिफाई वेरियस एक्ट्स लेजिस्लेशन एप्लीकेबल टू द कंपनी इन कंसल्टेशन विद द फंक्शनल हेड्स। फंक्शनल हेड मतलब डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं, उनके साथ कंसल्ट करूंगा और मैं, और वेरियस एंड एक्ट्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है उनको मैं आइडेंटिफाई करूंगा, दैट इज आइडेंटिफाई। लीगल टीम हैज टू आइडेंटिफाई द लेजिस्लेशन एप्लीकेबल टू द कंपनी, आइडेंटिफाई द कंप्लायंसेस दैट आर रिक्वायर्ड अंडर ईच लॉ रेगुलेशन रूल्स मेड देयर अंडर। अब लीगल टीम क्या करेगी, आइडेंटिफाई हो गए क्या लॉस जितने भी एप्लीकेबल है, अब उन लॉ के अंदर क्या क्या कंप्लायंसेस हैं मैं उनको आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, दैट इज कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आता है कंप्लायंस ओनरशिप। अब ओनरशिप किसकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो वो भी देखते हैं। ओनरशिप ऑफ द वेरियस कंप्लायंसेस आइडेंटिफाइड हैज टू बी डिस्क्राइब फंक्शन वाइज और इंडिविजुअल वाइज। इंडिविजुअल वाइज का मतलब पर्सन वाइज, वो इंडिविजुअल पर्सन को अगर मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, फंक्शन वाइज मतलब डिपार्टमेंटल वाइज मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ओनरशिप ऑफ द वेरियस कंप्लायंस आइडेंटिफाइड हैज टू बी डिस्क्राइब फंक्शन वाइज और इंडिविजुअल वाइज, एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनरशिप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्राइमरी ओनरशिप और सेकेंडरी ओनरशिप अभी हम पढ़ेंगे जब हम उनकी ड्यूटीज पढ़ेंगे, पर अभी आप याद करना क्लियर डिस्क्रिप्शन देना बहुत जरूरी है कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी ओनरशिप का। अगर देखो आप समझो, अगर हम बेसिकली ओनरशिप नहीं बताएंगे तो कल को कोई जिम्मेदारी हम किसको ठहराएंगे अगर नॉन कंप्लायंस हुआ तो इसलिए पहले से ही हम क्लियर करके चलेंगे कि कौन डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इस रिस्क के लिए, इस पर्टिकुलर नॉन कंप्लायंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो मैं वो बताऊंगा। उसके बाद मैं बात करता हूं कंप्लायंस अवेयरनेस की। कंप्लायंस अवेयरनेस मतलब कवर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लीगल कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड क्रिएशन ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द वेरियस लीगल कंप्लायंस अमंग दोज रेस्पॉन्सिबल। तो मैं बेसिकली जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिलेटेड पर्सन है कंप्लायंस ऑब्लिगेशन से, उनके बीच में मैं क्या कंप्लायंस अवेयरनेस एक जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ सर, हाँ जी, अवेयरनेस जनरेट करूंगा अमंग द रेस्पॉन्सिबल, जो कि रेस्पॉन्सिबल है। दिस विल बी डन इन फॉर्म ऑफ द मीटिंग ट्रेनिंग। अभी किस फॉर्म में हो सकता है, ट्रेनिंग के फॉर्म में हो सकता है, मीटिंग्स हो सकती हैं, वेबिनार हो सकते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे। एक्सप्लेनिंग वेरियस कंप्लायंस सब मैनुअल कंटेनिंग द डिटेल ऑफ द कंप्लायंसेस। अब ये क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू देयर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी हो सकती है, ठीक है।
उसके बाद कंप्लायंस रिपोर्टिंग की बात करते हैं। अभी कंप्लायंस रिपोर्टिंग क्या है? स्टेटस ऑफ द कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न्ड ऑफिसर, यानी कि हमारी जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है उसको तो हम रिपोर्ट करेंगे, जो भी स्टेटस है, कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस हुआ है, कम्युनिकेट करेंगे टाइम टू टाइम टू द कंसर्न्ड ऑफिशियल। अब ये एनुअली होगा बाय द कंप्लायंस ऑफिसर, करता है ऐसे। और रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस एंश्योर करता है एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन इज बीइंग टेकन बाय द रिस्पांसिबल पर्सन, यानी कि जब भी मैं रिपोर्टिंग करूंगा नॉन कंप्लायंस की, तो उससे क्या होगा, एक डिपार्टमेंट जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो करेक्टिव एक्शन ले सकता है उसी टाइम पर। ठीक है, तो रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस इंश्योर करता है एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन उसी टाइम पर लिए जाएं, टेकन बाय द रेस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, पता चला रिपोर्टिंग हुई नहीं और करेक्टिव एक्शन लिया नहीं, अगेन रिस्क जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो उससे बचने के लिए रिपोर्टिंग ऑफ द नॉन कंप्लायंसेस भी होना बहुत जरूरी है। फिर क्या है, कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोसेस रिवॉल्व्स अराउंड फॉलोइंग स्टेप। किस किस स्टेप के अराउंड घूमता है वो देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले वही आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, आइडेंटिफिकेशन करना और कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, ईच लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर क्या क्या कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है उसको इवैल्यूएट करना। फिर क्या है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स का डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद मिटिगेटिंग द कंप्लायंसेस, अगर कंप्लायंसेस हुआ है तो उसको मिटिगेट करने के लिए सीआरएम एक्टिविटीज हो गया, स्ट्रेटेजीज हो गया, वो फॉलो करना। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन करना, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना। उसके बाद इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एंड द रिपोर्टिंग नीड्स, तो यहाँ पे क्या है, रिव्यू करना कंप्लायंस स्टेटस को, एंड रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। समझ गए, तो इवैल्यूएटिंग एंड परफॉर्मेंस नीड्स। उसके बाद नॉन कंप्लायंस एंड कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, मैनेजिंग नॉन कंप्लायंस। जब एक बार मुझे कंप्लायंस रिस्क पता चल गया तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, करेक्टिव एक्शन लूंगा मैनेज करने के लिए, किसको, नॉन कंप्लायंस को, और कंटीन्यूअसली इंप्रूव करूंगा। ठीक है, तो अगेन वहीं फिर आ जाता है आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, देन डेवलपमेंट, मिटिगेशन, एंड उसके बाद रिपोर्टिंग करना, एंड देन करेक्टिव एक्शन लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाउ कंप्लायंस मैनेजमेंट वर्क इन अ लीगल डिपार्टमेंट। अब एक कंप्लायंस मैनेजमेंट कैसे काम करता है लीगल डिपार्टमेंट में, कैसे कंप्लायंस मैनेजमेंट वर्क करता है वो देख लेते हैं। इट मॉनिटर कंप्लायंस अक्रॉस ऑल द एंटिटीज, लोकेशन एंड वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये मॉनिटर करता है कंप्लायंसेस को, ट्रैक करता है एक्सपायरी डेट्स को, इजी मैनेजमेंट ऑफ द लिटिगेशन डेट, डॉक्यूमेंट एंड ऑर्डर, और कंप्लाइंग विद डॉक्यूमेंट पॉलिसी एंड प्रोसेस। ठीक है, देखो होता कैसे है, मान लो कंप्लायंस मैनेजमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट में है, तो क्या बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, अब उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुए, तो उस आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा जहां पे क्या दिखाई देगा, कौन सा एग्रीमेंट कब एग्जीक्यूट हुआ, कब उसकी एक्सपायरी है, तो उसका उसका कितने टेन्योर के लिए हुआ, किस किसने साइन किया, किस डिपार्टमेंट का है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है। दैट इज मेटा डाटा बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं, मेटा डाटा बोलते हैं। अब उससे क्या है, मैं मॉनिटर कर सकता हूँ, ये तो कंप्लायंसेस के बारे में बोल रहा है, पर मैं वहां पे क्या सब कुछ चीजें एग्रीमेंट्स को अपने ट्रैक कर सकता हूँ, मॉनिटर कर सकता हूँ ना। तो ऐसी कंप्लायंसेस के लिए भी होता है जहाँ पे वो सारे कंप्लायंसेस दिखते हैं लीगल डिपार्टमेंट के अंदर, तो मैं टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर कर सकता हूँ वहां से एक डैशबोर्ड से अपने, बिल्कुल कर सकता हूँ। ट्रैक कर सकता हूँ एक्सपायरी डेट, कंप्लायंस की ड्यू डेट मैं वहां से ट्रैक कर सकता हूँ, किसी एग्रीमेंट की एक्सपायरी डेट है मैं वहां से ट्रैक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इजी मैनेजमेंट ऑफ लिटिगेशन डेट, डॉक्यूमेंट एंड ऑर्डर्स। अब देखो लीगल डिपार्टमेंट है ना, तो कंप्लायंसेस की बात हमने कर ली, एग्रीमेंट्स की बात कर ली, तो वहां पे लिटिगेशन ऑर्डर्स कोर्ट के, ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग मेरी कब है, वहां सब चीज दिखेगी आपको, एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, उसमें सब कुछ दिखेगा आपको। तो वहां से इजी मैनेजमेंट हो सकता है लिटिगेशन डेट का, डॉक्यूमेंट्स का, ऑर्डर्स का। यानी कि पर्टिकुलर हियरिंग आ जाए, अब देखो कंपनी के 5 से 10 केस चल रहे हैं, मैं कहूँ 15-20 भी चल रहे हैं, ठीक है, सबकी हियरिंग आ रही है, पर्टिकुलर केस में कौन एडवोकेट है, कब क्या ऑर्डर आया, हमने कब क्या फाइल किया, ये सब इतना सब याद कौन रखेगा, कोई एक पर्सन याद करेगा काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर का टूल होता है, कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम बनता है। ठीक है, वेरियस टूल्स यूज होते हैं, तो इससे क्या होता है, इजी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, एंड देन कंप्लाइंग विद डॉक्यूमेंट पॉलिसी एंड हम तो कंप्लाइन करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यही हो गए 4 पॉइंट्स हो गए हाउ कंप्लायंस मैनेजमेंट वर्क इन लीगल डिपार्टमेंट। उसके बाद आते हैं आइडेंटिटी। अब ये देखिए मेन मेन हेडिंग्स आ गई, इंपॉर्टेंट है ये। दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, इसके बारे में ऊपर भी पढ़ चुके हैं, पर अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व द कंप्लायंस अंडर वेरियस एप्लीकेबल लॉज रेगुलेशन, पढ़ चुके हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कंप्लायंस फ्रेमवर्क बाय द सीएस, it is necessary for him to get familiar with the business model along EHS aspect. अब EHS का environment health and safety aspect and data security requirement। तो प्रिपरेशन कंप्लायंस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए उसको फैमिलियर होना पड़ेगा ना, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के EHS एस्पेक्ट क्या है, एनवायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी एस्पेक्ट क्या है, तो वो सब चीज से फैमिलियर होना पड़ेगा। पीरियडिकली रिव्यू करने का कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, देखो कंप्लायंस तो ऐसी चीज है, लॉ ऐसी चीज है, पीरियडिकली पढ़ना भी पड़ता है, पीरियडिकली रिव्यू भी करना पड़ता है, पीरियडिकली मॉनिटर भी करना पड़ता है। तो पीरियडिकली रिव्यू ऑफ द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इन द लाइट ऑफ रेगुलेटरी अपडेट, जो जो भी अपडेट्स आ रहे हैं टाइम टू टाइम मुझे अपने कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को रिव्यू कर दे। मान लो आज आरपीटी के नए डिस्क्लोजर्स आ गए, तो आपको पीरियडिकली रिव्यू तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्या, इन द लाइट ऑफ रेगुलेटरी अपडेट्स, रेगुलेटरी चेंजेस,
एज अ गुड प्रैक्टिस फॉर द कंपनी शुड कम्युनिकेट टू द कंप्लायंस एग्जीक्यूटर जिसकी अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लायंस करने की। तो कंपनी कम्युनिकेट करेगी किसको, कंप्लायंस एग्जीक्यूटर को, व्हाट ही शुड डू और शुड नॉट डू फॉर परफॉर्मिंग एनी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब ये क्या चीज है, ये है जिससे हम आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प होगी। ठीक है, अब हम आज कंपनी में, हम तो कंपनी में रोज कंपनी में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अपनी, ठीक है, तो मुझे लॉज में नॉलेज कहाँ से गेन करूंगा, ठीक है, डिपार्टमेंट में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इतने सारे रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं, ये सब के बारे में नॉलेज कैसे होगी मुझे, मैं पढ़ूंगा नहीं तो काम कैसे करूंगा, ठीक है, अवेयरनेस कहाँ से फैलेगी। तो वही चीज को सॉल्व करने के लिए ये बोल रहा है अटेंडिंग इंडस्ट्री फोरम एंड सेमिनार्स, आप अटेंड करो इंडस्ट्री के सेमिनार्स जो होते हैं, वेबिनार जो होते हैं, आईसीएसआई भी करवाता है, ठीक है। इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को देखो, मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल ग्रुप्स, प्रोफेशनल ग्रुप मतलब आईसीएसआई हो गया, इसकी कॉर्पोरेट मेंबरशिप भी आती है ना, लेते हैं, अटेंड भी करते हैं, जिससे क्या पता चलता है, न्यू डिजाइन जो आ रही है, न्यू चेंजेस जो आ रहे हैं लॉज के अंदर, वो मुझे वहां से गेन होते हैं, तभी तो मैं बेसिकली अपने फ्रेमवर्क के फर्स्ट स्टेप को इंप्रूव वाइज कर पाऊंगा। तो वही बात है, मॉनिटरिंग रेगुलेटर्स, एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट विद अदर की स्टाफ एंड डिवीजन, ऑर्डर रूल्स गाइडेंस इशू बाय द रेगुलेटरी एजेंसी, तो गाइडेंस नोट किया, जो गाइडेंस इशू करते हैं, बहुत टाइम पे आरडी गाइडेंस इशू करता है, तो वही बात यहाँ पे बोला, ऑर्डर रूल्स और गाइडेंस इशूड बाय द रेगुलेटरी एजेंसी, सब्सक्रिप्शन टू द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज हो गया, लॉज एंड रेगुलेशंस हो गया, जजमेंट ऑफ कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हो गया। अब ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन से बोलो तो बहुत सारी, मैं बोलूंगा लॉ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर बेसिकली जो बेसिकली अपनी सब्सक्रिप्शन इश्यूज करती हैं, ठीक है, जैसे आईसीएसआई जनरल यूज करता है, तो ऐसी लॉ फर्म भी है, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन इशू करते हैं, न्यूज लेटर्स होते हैं उनके, तो क्या वीकली लेटर्स होते हैं, मंथली होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उस वो इस वाली सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है। जजमेंट होगा कोर्ट हो गया, ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट आई, अब अगर मैं बस बेसिकली रेरा की बात करूं, तो वहां टाइम टू टाइम जजमेंट्स आती रहती हैं, रूलिंग्स आती रहती हैं कोर्ट की, तो वो बेसिकली अफेक्ट करती हैं उनके बिजनेस को, तो वो वहां पे वो भी जरूरी है। वॉलंटरी प्रिंसिपल और कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हो गया, ट्रीटीज कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स आ गया, तो बेसिकली ये क्या है, ये इंटरनेशनल वाली बात है, ट्रीटीज कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स, तो ये सब क्या बेसिकली कंप्लायंस के फर्स्ट स्टेप जो कि आइडेंटिफिकेशन में उसमें हेल्प करती है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग लॉज एंड रेगुलेशन, तो कौन कौन से लॉज, कौन कौन से रेगुलेशन, कौन कौन से रूल्स हमें कंप्लाई करने हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया लॉ जो होता है वो चेंज होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज भी होते हैं, देखिए कुछ लॉ तो सब पे एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट हो गया, ठीक है, अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के लॉज हो गए, ठीक है, तो वो सब क्या है, फिक्स है, अगर मैं किसी भी, अगर मैं बात करूं, सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये वहां पे होते हैं, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गया तो ये भी सेम होते हैं सब कंपनी में, कोई अगर एक कंपनी एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट तो लगेगा ही, स्टैम्प एक्ट भी उस पर लगेगा, तो वो सब लॉ सेम रहते हैं, पर चेंज कहाँ आता है, जब वहाँ इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज की मैं बात करता हूँ। तो बोलता है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ हो गया, सिक्योरिटी लॉ हो गया, पोल्यूशन एनवायरमेंटल हो गया, ये स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर लॉज हो गया, ये भी स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, कमर्शियल लॉज हो गया, टैक्स लॉज हो गया, साइबर आईटी लॉज हो गया, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज हो गया, एंड ऑल अदर लॉज अफेक्टिंग द कंपनी कंसर्न डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री और एक्टिविटी, मैं किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री एक्टिविटी में काम करता हूँ, उस पे मेरे लॉ डिपेंड होते हैं। उसके बाद करते हैं कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट की बात। अब कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट की बात अगर मैं करूं तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल, तो मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो अल्टीमेट अकाउंटेबल है किसके, फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द रिस्क एंड अफेक्टिंग देयर बिजनेस, द मैनेजमेंट शुड टेक ओनरशिप एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द रिस्क असेसमेंट, किस कौन रिस्पांसिबिलिटी ले रहा, कौन ओनरशिप ले रहा है एग्जीक्यूशन की, रिस्क मैनेजमेंट। Risk assessment should be done according to the changes in the business profile, changes because of new law, new interpretation of existing law, new theories of liability, new activity of business और changing social standard। यहाँ तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपके रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, आइडेंटिफिकेशन एरिया ऑफ पोटेंशियल नॉन कंप्लायंसेस, ठीक है, एरियाज आइडेंटिफाई करना जहां पे नॉन कंप्लायंसेस हुआ है, रेट करना किस लेवल का रिस्क है, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो, एंड असेसिंग द आउटकम, और उसके आउटकम्स क्या होंगे वो भी पता लगाना। रिस्क ड्राइवर की बात करूं, लीगल इफेक्ट क्या होगा, नॉन कंप्लायंसेस लेड टू वेरियस पेनल्टी फाइन, अगर नॉन कंप्लायंस हुआ तो उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा, पेनल्टीज, इंप्रिजनमेंट, फाइन्स, किसके अगेंस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, उसके ऑफिसर के अगेंस्ट। फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा, मेरा कंपनी का शेयर जो है गिर जाएगा, दैट इज लो शेयर प्राइसेस, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, लो रिवेन्यूज होंगे, लो द ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। बिजनेस पे क्या, बिजनेस शट डाउन हो सकती है फैक्ट्री मेरी। रेपुटेशनल इफेक्ट क्या होगा, लॉस इन कस्टमर कॉन्फिडेंस, कस्टमर का कॉन्फिडेंस ही कंपनी के ऊपर से चला जाएगा। तो ये क्या है, रिस्क ड्राइवर है, ये क्या है, इफेक्ट्स हैं, रिस्क के क्या क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। टू टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट दैट कैन बी परफॉर्म बाय द कंपनी, पहला है HLRA, हाई लेवल रिस्क असेसमेंट, दूसरा है डिटेल रिस्क असेसमेंट। पहले हम डिटेल पढ़ेंगे फिर हम हाई पढ़ेंगे, वो क्यों पढ़ेंगे मैं अभी बताता हूँ। पहले पढ़ते हैं डिटेल रिस्क असेसमेंट। डिटेल रिस्क असेसमेंट क्या होता है,
टू एंश्योर करने के लिए रिस्क जो है प्रॉपर्ली असेसमेंट हुआ है, रिस्क है नहीं हुआ है, और उसका मिटिगेशन हुआ है नहीं हुआ, तो हम डिटेल रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो डिटेल रिस्क असेसमेंट क्यों करते हैं? टू एंश्योर करने, ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर करती है रिस्क जो है उसका प्रॉपर्ली असेसमेंट हुआ है नहीं हुआ है, रिस्क मिटिगेट हुआ है नहीं हुआ है, उसके लिए मैं डिटेल रिस्क असेसमेंट करता हूँ। उसके बाद कब करता हूँ? व्हेन फर्दर इनपुट इज नीडेड फ्रॉम द सपोर्ट फंक्शन, जब मुझे फर्दर इनपुट चाहिए होते हैं आउटसाइड एक्सपर्ट से, एंड टू मैनेज द करंट एंड एंटिसिपेटेड क्रिटिकल एंड द हाई रिस्क एरिया। और मैनेज करने के लिए, क्या अब ये कीवर्ड है, मैनेज करने के लिए सर्टेन करंट एंड एंटिसिपेटेड क्रिटिकल एंड हाई रिस्क एरियाज को मैनेज करने के लिए, और जब मुझे सपोर्ट चाहिए होता है अपने आउटसाइड एक्सपर्ट से, तब मैं इसको करता हूँ। अब क्या है हाई लेवल रिस्क असेसमेंट? क्या है? जहां पे रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड रिस्क असेसमेंट एंड डिटेल रिस्क असेसमेंट रिजल्ट्स रिक्वायर्ड एज इनपुट, यानी कि एचएलआरए एक रिपोर्ट जनरेट होगी, इसका आउटकम क्या निकलेगा? एचएलआरए एक रिपोर्ट जनरेट होगी। हाई लेवल रिस्क असेसमेंट में मुझे रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर भी चाहिए होता है, डिटेल रिस्क असेसमेंट की रिपोर्ट भी चाहिए होती है, और उसका असेसमेंट भी चाहिए होता है। तो वो क्या है, उससे क्या, और वो कौन फैसिलिटेट करेगा? रिस्क मैनेजमेंट टीम फैसिलिटेट करेगी। करंट एंड एंटिसिपेटेड क्रिटिकल एंड द हाई कंप्लायंस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द एचएलआरए। एचएलआरए प्रोसेस में क्या आता है? करंट एंड एंटिसिपेटेड क्रिटिकल एंड द हाई रिस्क एरियाज, क्रिटिकल एंड द हाई कंप्लायंसेस बोलो या कोई रिस्क एरियाज बोलो, एक ही बात है। तो करंट, एंटिसिपेटेड, क्रिटिकल एंड द हाई कंप्लायंसेस, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद करके चलो। करंट, एंटिसिपेटेड, क्रिटिकल एंड द हाई कंप्लायंसेस, क्या क्रिटिकल एंड द हाई कंप्लायंस एरियाज जो हैं मस्ट बी इंक्लूडेड इन द एचएलआरए प्रोसेस। आउटकम ऑफ द रिस्क असेसमेंट इज द कंप्लायंस एचएलआरए रिपोर्ट। आउटकम क्या होगा इस रिपोर्ट का? रिस्क रिस्क असेसमेंट का एचएलआरए एक रिपोर्ट जनरेट होगी। ठीक है, तो हमने दो बातें पढ़ ली कि दो टाइप के रिस्क असेसमेंट पढ़ ली, दैट इज हाई लेवल रिस्क असेसमेंट एंड द डिटेल रिस्क असेसमेंट। चलिए आगे चलते हैं, अभी हम स्लो चल रहे हैं थोड़ा, आज पहला ही चैप्टर थोड़ा स्लो चल रहे हैं, हमें थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड होना पड़ेगा। कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड रिस्पांसिबिलिटी सेंटर मैपिंग एलोकेशन। बेसिकली टॉपिक क्या है हमारा? कंप्लायंस मॉनिटरिंग है। कंप्लायंस मॉनिटरिंग मोस्ट एसेंशियल मैकेनिज्म ऑफ द कंप्लायंस फ्रेमवर्क बिकॉज़ इट एनेबल कंपनी टू रिकॉग्नाइज वेदर द कंप्लायंस फ्रेमवर्क हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस, वेदर इट इज प्रैक्टिकेबल, रिस्पांसिव, सुटेबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी। यानी कि कंप्लायंस कंप्लायंस मॉनिटरिंग क्या है? हमारा जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, जो इंप्लीमेंट हो रखा है ऑलरेडी कंपनी में, जो इंप्लीमेंट है प्रैक्टिस में, क्या वो प्रैक्टिकेबल है, क्या वो रेस्पॉन्सिव है, क्या वो सुटेबल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी पे? तो वही हमें, इसलिए हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। तो यही है मोस्ट एक मॉनिटरिंग, क्या है, एक मैकेनिज्म है जिससे हम क्या देखते हैं, बिकॉज इट इनेबल द कंपनी टू रिकॉग्नाइज, कंपनी को इनेबल करता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क हैज बीन इंप्लीमेंटेड, जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट है ऑलरेडी कंपनी में, वेदर इट इज प्रैक्टिकेबल है नहीं है, रेस्पॉन्सिव है नहीं है, सुटेबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी के लिए सुटेबल है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कंप्लायंस मॉनिटरिंग से हमें पता चलेगा। कंप्लायंस ओनरशिप, ओनरशिप ऑफ द वेरियस कंप्लायंस हैज टू बी डिस्क्राइब फंक्शन वाइज, ये पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल वाइज क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, व्हाइल द प्राइमरी ओनर इज रिस्पांसिबल फॉर कंप्लायंस, मैंने बोला था ना, प्राइमरी और सेकेंडरी की बात आई है, वो यही बात आ चुकी है। व्हाइल द प्राइमरी ओनर जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लायंस के लिए, सेकेंडरी ओनर जो होते हैं वो करते हैं सुपरवाइज कंप्लायंस को। प्राइमरी ओनर कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। सुपरवाइज कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी ओनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंस, सेकेंडरी ओनर इज रेस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज, वो सुपरवाइज करेंगे। रोल ऑफ द वेरियस लेवल ऑफ द मैनेजमेंट फॉर कंप्लायंस ओनरशिप इज रेस्ट्रिक्टेड। अब देखिए ये चार मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, लीगल सेल, सीनियर मैनेजमेंट और कंप्लायंस ऑफिसर हो गया। अब इनके क्या क्या रोल्स होंगे वो हम बात करने वाले हैं, काम क्या क्या करेंगे। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट आप देखोगे, ये मैंने कलर से करा हुआ है ऑरेंज, ये रिलेटेड है, तो लर्न करने में थोड़ा इजी होगा। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये परफॉर्म, काम करने वाला ये बंदा है कंप्लायंस ऑफिसर, यानी कि जो कंपनी सेक्रेटरी वो काम करेगा, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन अल्टीमेटली परफॉर्म ये करेगा। ये क्या करेंगे? एनालिसिस एंड रिसर्च करेंगे रेगुलेटरी चेंजेस पे। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे ऑफ द न्यू चेंज एलिमेंट लॉज, और ये अंडरस्टैंड करेंगे कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को। तो टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा? अंडरस्टैंड करेगा कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को, रिसेंट चेंज क्या क्या है उनको। ठीक है, लीगल सेल आइडेंटिफाई करेगा न्यू एंड चेंज रिलेवेंट लॉज को। सीनियर मैनेजमेंट क्या करेगा? एनालिसिस करेगा, रिसर्च करेगा रेगुलेटरी चेंजेस पे। तो टाइम टू टाइम सीनियर मैनेजमेंट क्या करता रहेगा? एनालिसिस और रिसर्च करता रहेगा, ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे एंड देन ये अंडरस्टैंड करेंगे। और एक्चुअली परफॉर्म कौन करेगा? कंप्लायंस ऑफिसर। ये ऊपर से बैठ के मोटिवेशन देंगे आपको, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू डूइंग द कंप्लायंस इन टाइम। ठीक है, ये भी मोटिवेटिंग करेंगे कंप्लायंस ऑफिसर को, भाई टाइमली काम करो। ये गाइड करेंगे कंप्लायंस ऑफिसर को इन डूइंग द कंप्लायंसेस। ठीक है, उसके बाद ट्रैक करेंगे कंप्लायंस चार्ट को, अल्टीमेटली काम हो रहा है नहीं हो रहा कंपनी में, और ये टाइम टू टाइम अपडेट करता रहेगा कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को, क्या कंप्लायंस चार्ट में, और उसको ये ट्रैक करते रहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है अभी यहाँ तक क्या चल रहा है? काम करने वाला ये बंदा है, सारे अपडेशन करने वाला ये बंदा है, ये ट्रैक करते रहेंगे, ये इसको गाइड करते रहेंगे, ये उसको मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, और टॉप मैनेजमेंट भी, बेसिकली टॉप मैनेजमेंट मोटिवेट करता रहेगा एम्प्लॉय को, टाइमली हमें कंप्लायंसेस करने हैं। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ये पॉलिसी प्रोसीजर बनाएंगे, ये पीरियडिकली रिव्यू करेंगे और अप्रूवल ये लोग, टॉप मैनेजमेंट।
तो बनाएगा कौन? सीनियर मैनेजमेंट। कंपनी सेक्रेटरी पॉलिसीज नहीं बनाएगा। फॉर्मेशन पॉलिसीज ये बनाएंगे, फिर इसको पीरियडिकली रिव्यू करेंगे एंड देन टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा? उनको अप्रूवल देगा। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन करेगा, ये इंटीमेशन देगा, उसके बाद ये रिस्क एस्केलेशन करेंगे एंड देन ये रिजोल्यूशन ऑफ डाउट एंड क्लैरिटी इन डायरेक्शंस ये लेके आएंगे। ठीक है, अगेन दो सिंपल सी चीजें हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट इंटीमेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये इन दो ये आपस में ही करते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इंटीमेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड दैट इज कम्युनिकेशन राइटिंग टू द कंप्लायंस ओनर एग्जीक्यूटिव। मतलब रिजोल्यूशन ऑफ डाउट करने के बाद कम्युनिकेट करेंगे वो राइटिंग में टू द कंप्लायंस ओनर और द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आ रहा है समझ? ये याद करने वाली चीजें हैं। देखो ये समझने वाली क्या चीजें हैं, बस आपको समझना इतना है कि जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो काम करने वाला है, ये ऊपर से बैठ के लोग आपको देखेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे क्या कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है, अप्रूवल देंगे पॉलिसी प्रोसीजर का और आपको बैठ के बेसिकली मोटिवेट करते रहेंगे ये लोग। और अल्टीमेटली काम ये करेगा, अपडेट कंप्लायंस चार्ट में ये करेगा, ठीक है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन ये करेगा, इंटीमेशन कॉन्फ्लिक्ट का ये करेगा। उसके बाद ये भी आप पढ़ लेना। ठीक है, अब एस्केलेशन एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग। अब कंप्लायंस रिपोर्टिंग और एस्केलेशन कर लेते हैं। कंप्लायंस रिपोर्टिंग इजी टॉपिक है। कंप्लायंस रिपोर्टिंग अलाउ मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस फंक्शन टू असेस वेदर द कंप्लायंस रिस्क एक्सीड द रिस्क एपेटाइट ऑफ द कंपनी। अब ये कीवर्ड है, ये याद करना है आपको कि कंप्लायंस फंक्शन, कंप्लायंस रिपोर्टिंग में क्या होता है, मैनेजमेंट और द कंप्लायंस फंक्शन असेसमेंट करेंगे किस चीज का, क्या जो कंप्लायंस रिस्क है वो एक्सीड कर रहे हैं रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट मतलब कंपनी एक एपेटाइट होगी कि इस लेवल तक मैनेजेबल है, इससे ऊपर एक्सीड कर रहा है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वही है, असेस करेंगे वेदर द कंप्लायंस एक्सरसाइज द रिस्क एपेटाइट ऑफ द कंपनी। उसके बाद मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, एनालाइजिंग करेंगे, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट एंड टाइमली डिसीजन कैन बी मेड। देयर आर टू प्राइमरी टाइप ऑफ रिपोर्टिंग, साइक्लिकल रिपोर्टिंग, इंसिडेंटल रिपोर्टिंग। रिलेवेंट नहीं है, एक्सप्लेन करा हुआ है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है मॉड्यूल में देख लीजिएगा, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, साइक्लिकल रिपोर्टिंग एंड इंसिडेंटल रिपोर्टिंग। उसके बाद कंप्लायंस रिव्यू एंड अपडेशन पढ़ लेते हैं। कंप्लायंस मॉनिटरिंग मेक इट पॉसिबल फॉर द बिजनेस टू टेस्ट इफ रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज आर वर्किंग प्रॉपर्ली एंड टू आइडेंटिफाई न्यू और द चेंजेस। ठीक है, तो कंप्लायंस से आप क्या समझते हैं? कंप्लायंस मॉनिटरिंग मेक इट पॉसिबल फॉर द बिजनेस टू टेस्ट इफ रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज आर वर्किंग प्रॉपर्ली। मतलब कंप्लायंस मॉनिटरिंग जब हम करेंगे, जब भी हम मॉनिटरिंग करेंगे, उससे हमें क्या पता चलेगा, हम टेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को कि रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है नहीं कर रही, यानी कि सीआरएम एक्टिविटीज, रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है नहीं कर रही, आइडेंटिफाई करने के लिए न्यू और द चेंज रिस्क। मॉनिटरिंग प्लान मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड रिव्यूड, यानी कि जो भी मॉनिटरिंग प्लान हम बनाएंगे, जो भी बेसिकली सीनियर ऑफिशियल्स बनाएंगे मॉनिटरिंग प्लान, उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे, उसको हम टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे अगर, और उसको हम अपडेट करेंगे एनुअली। द पर्पस ऑफ रिव्यू, पर्पस क्या होगा रिव्यू का, कि मॉनिटरिंग प्लान जो है नेसेसरी एंड एक्यूरेट है, यानी कि टाइम टू टाइम रिव्यू करने का पर्पस क्या है कि वो नेसेसरी मतलब अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी वो अपडेट है, एक्यूरेट सही है नहीं है। पता चला 3-4 साल पहले बनाया था कोई मॉनिटरिंग प्लान और उसको आज तक वही यूज कर रहे हैं और आज के टर्म्स में उसकी कोई नेसेसिटी रही नहीं है। ठीक है, काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, नेसेसरी है नहीं है, एक्यूरेट है नहीं है, आज भी हम उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहेंगे एनुअली। एमपी इज अप टू डेट विद द करंट लॉज एंड रेगुलेशन, वही बात होगी, करंट लॉज एंड रेगुलेशन में अपडेट होना चाहिए। ठीक है, एमपी शुड बी कंबाइंड विद अनदर प्लान और इफ इट शुड बी रिसाइंडेड, या तो उसको हमें खत्म कर दो या फिर उसको बेसिकली कंबाइन कर दो किसी अदर प्लान के साथ। तो रिव्यू का पर्पस ये भी रहता है। चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस और क्लैरिटी। तो चेंजेस मतलब अगर मैं बात करूं, रिव्यू जब हम रिव्यू करेंगे तो हम ये देखते हैं कि चेंजेस जरूरी हैं या नहीं है, तो इंप्रूव लाने के लिए, इफेक्टिवनेस लाने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए प्लान के अंदर, मतलब अप टू डेट तो है, एक्यूरेट भी है, नेसेसिटी भी है, पर ये देखेंगे कि क्या ऐसे हम इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, तो वो भी जरूरी है। तो चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस और द क्लैरिटी ऑफ द प्लान। ठीक है जी, कंटेंट ऑफ द कंप्लायंस विद मॉनिटरिंग प्लान। कंप्लायंस विद मॉनिटरिंग प्लान के कंटेंट क्या होते हैं? क्रिटिकल एंड द हाई कंप्लायंस इज फोकसिंग ऑन द इनहेरिट एंड मैनेज रिस्क लेवल, की कंप्लायंस विद मिटिगेशन एक्टिविटी सीआरएमए, रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस देखेंगे टू विच कंप्लायंस ऑब्लिगेशन रिस्क आर एसोसिएटेड, implementation of the framework and all the policies issued by the corporate compliance department, compliance with the laws regulation including the company values, obligation which are delegated to the compliance function that is compliance end। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, दैट इज कंप्लायंस मॉनिटरिंग प्लान का ये पार्ट बनेंगे। उसके कंटेंट है पहले क्या, क्रिटिकल एंड द हाई कंप्लायंस रिस्क, ठीक है, जो कि फोकस करेगा किस पे, इनहेरेंट एंड द मैनेजर्स लेवल पे। की कंप्लायंस मिटिगेशन एक्टिविटी कौन कौन सी है वो भी मैं मॉनिटरिंग प्लान में डालूंगा। कौन कौन सी मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जिससे कंप्लायंस ऑब्लिगेशन और रिस्क एसोसिएटेड है वो भी मैं बताऊंगा। वहां मैं बिजनेस प्रोसेस एंड पीपल बताता था किसमें, कंप्लायंस चार्ट में। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस बता रहा हूँ। इंप्लीमेंटेशन डालूंगा किसका, फ्रेमवर्क का, पॉलिसीज का, जो भी डिपार्टमेंटल इशू कर रहा है। कंप्लायंस में यहाँ पे बताऊंगा इंक्लूडिंग कंप्लायंस वैल्यू, ऑब्लिगेशन बताऊंगा जो कि मैंने डेलीगेट कर दी है टू द कंप्लायंस फंक्शन दैट इज कंप्लायंस हैंडलिंग। ठीक है,
मॉनिटरिंग प्लान में और क्या-क्या आएगा? कंसाइज़ स्टेटमेंट आएगा। कंसाइज़ स्टेटमेंट से कुछ याद आ रहा है? कंप्लायंस चार्ट में भी कंसाइज़ स्टेटमेंट डाला था। दैट कैप्चर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम दोज़ ऑब्लिगेशन। तो अगेन सेम है, कंप्लायंस चार्ट जैसा, बिल्कुल ठीक। बिज़नेस प्रोसेसेस बताऊँगा टू व्हिच कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, ये भी वही हो गया। स्पेसिफिक सीआरएम में ये भी वही हो गया। फर्स्ट लाइन ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एंड थर्ड लाइन एश्योरेंस, ठीक है? टैम, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एंड एश्योरेंस, ट्रैकिंग, एश्योरेंस, मॉनिटरिंग कीवर्ड्स हैं ये। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म। तो मॉनिटरिंग प्लान में मैं ये बताऊंगा कि कैसे एक ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगी, तो वो मैं इंक्लूड करके चलूंगा। फ्रीक्वेंसी, कब कब ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग मैं करूंगा, किस किस टाइम गैप के बाद करूंगा, तो वो भी बताऊंगा। रेसिपिएंट्स कौन होंगे ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट, किन किन को ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग रिपोर्ट में भेजूंगा, वो भी मैं मॉनिटरिंग प्लान के अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है? अब मेथोडोलॉजी देख रहे हैं जो भी हमको अडॉप्ट करनी पड़ेगी टू असेसिंग द कंप्लायंस मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी, यानी कि जब भी हम कंपनी के कंप्लायंस मैकेनिज्म को असेस करेंगे तो क्या-क्या मेथोडोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे, तो हम वहाँ पे वो देखेंगे। सबसे पहले रिस्क और कल्चरल असेसमेंट होगा, प्रोग्राम डिजाइन अपडेट होगा, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स देखेंगे, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन एंड ऑनगोइंग सेल्फ असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग हमें देखना पड़ेगा। ठीक है? अब ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसमें ईज़ी एक्सप्लेनेशन है, कुछ अगर आपको इश्यू आता है तो बेसिकली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर कर दूँगा। पर ये ईज़ी एक्सप्लेनेशन है, आपको कीवर्ड्स बेसिकली ये हेडिंग्स याद करके ज़रूर जानी है, ठीक है? चलिए, ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन पे पढ़ते हैं। ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द वेरियस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अमंग अस द इंडिविजुअल रिस्पांसिबल फॉर द कंप्लायंस, यानी कि जो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल हैं कंप्लायंस के लिए, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे वो लीगल डिपार्टमेंट में कोई हो, तो हम क्या कर रहे हैं, उनके बीच में अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं। किससे? किस चीज के अवेयरनेस? वेरियस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की, जो लॉ के अंदर जितनी भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है उसकी अवेयरनेस हम जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो थ्रू ट्रैकिंग, चाहे वो थ्रू ट्रेनिंग के थ्रू करें, वर्कशॉप्स लें उनकी, वेबिनार्स लें, सेमिनार्स लें, जो भी हैं उनके थ्रू हम बेसिकली ट्रेनिंग उनकी लेंगे। स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम रीइंफोर्स द कंपनी कंप्लायंस कल्चर। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम रीइंफोर्स करता है, कंपनी के कंप्लायंस कल्चर को ऊपर लेके जाता है। ठीक है? इट बिल्ड अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्लायंस स्टैंडर्ड, प्रोसीजर, गाइडलाइंस एंड इश्यूज। तो ये अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा किसकी? कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स की, प्रोसीजर्स की। इट शुड बी अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग हो, और किस किस चीज की अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग बनाएगा? कंप्लायंस फ्रेमवर्क की जो कंपनी में इंप्लीमेंटेड है, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज की, किस किस की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज है, प्रोसेस क्या होंगे फॉर एड्रेसिंग द कंप्लायंस इश्यूज, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे टू मीट द कंप्लायंस ऑब्लिगेशन एंड क्रिटिकल एंड द हाई कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। ठीक है? An annual plan for the compliance related training education must be developed and updated as necessary and should indicate the target audience, training delivery method. तो बेसिकली compliance से रिलेटेड ट्रेनिंग भी होगी, जो भी प्रोग्राम होगा, उसके एनुअल प्लान जो होगा, यानी कि एनुअल प्लान फॉर द कंप्लायंस रिलेटेड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जो भी एनुअल प्लान होगा उसमें मैं क्या बताऊंगा, मस्ट बी डेवलप्ड, अपडेटेड होना चाहिए एंड शुड इंडिकेट द टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस मैं उसमें बताऊंगा, ट्रेनिंग डिलीवरी मेथड क्या होगा वो भी मैं उसमें बताऊंगा। प्लान फॉर द कंप्लायंस ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कंसाइज स्टेटमेंट कैप्चर द, वही अगेन वही आ गया, बिजनेस प्रोसेस आ गया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ गया, टारगेट ऑडियंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन एक्टिविटी। अगेन ऊपर सेम वाले पॉइंट है, कुछ बेसिकली पॉइंट्स बदले में। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एक्टिविटी, टारगेट ऑडियंस कौन होंगे वो भी हमने बात करी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन एक्टिविटी, कब कब किस किस लेवल पे करनी होगी, तो ये क्या, ये एनुअल प्लान है, इन एनुअल प्लान में ये चीजें आएंगी। ठीक है? अब कंप्लायंस रिपोर्टिंग का प्रोसेस पढ़ लेते हैं, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। सबसे पहले रिपोर्टिंग बाय द फंक्शनल हेड, दे हैव टू कंप्लायंस ओनरशिप, कंपनी सेक्रेटरी हो गया कंपनी लॉ के लिए। ठीक है? तो क्या है, फंक्शनल हेड जो है रिपोर्टिंग करेंगे जिनके पास कंप्लायंस ओनरशिप है, जो रेस्पॉन्सिबल है। each of the functional head may collect and classify the relevant information from various unit pertaining to the department and counsel them in the form of a report। मतलब कंपनी की हो सकता है एक ही यूनिट, हो सकता है कंपनी की कोई हो, कंपनी कंपनी सेक्रेटरी जो होता है मेन फंक्शनल हेड है, वो तो बेसिकली कहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठते हैं, उसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं कंपनी की, तो सभी यूनिट से बेसिकली क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और एक रिपोर्ट में जनरेट करके आगे बढ़ाएंगे। Department counsel them in the form of the report. Report shall carry information from the functional head. Said report prepared based on the input received from the various unit। यानी कि ये जो रिपोर्ट बनी है ये ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट्स है जो कि मुझे डिपार्टमेंट से रिसीव हुए हैं, वेरियस यूनिट और ऑफिस से रिसीव हुए, और लिस्ट आउट कर देगा, स्पेसिफिक लिस्ट आउट कर देगा, कंप्लायंसेस और नॉन कंप्लायंस की एक लिस्ट बना के भेज देगा। ईच ऑफ द फंक्शनल हेड विल फॉरवर्ड देयर रेस्पेक्टिव टू द सीएस और एमडी। ठीक है? सीएस और एमडी को देगा। सीएस जो है बेसिकली ब्रीफ करेगा एमडी को, अपॉन रिसीप्ट ऑफ सुटेबल इनपुट फ्रॉम सीएस एमडी विल कंसोलिडेट एंड प्रेजेंट अंडर सिग्नेचर कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लायंस रिपोर्ट। तो एमडी जो है फाइनली एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लायंस रिपोर्ट अल्टीमेटली बना के बोर्ड को देगा फॉर एडवाइस नोटिंग के लिए। एंड द होल प्रोसेस ऑफ द कंप्लायंस रिपोर्ट इज कंटीजेंट ऑन द क्रिएशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंप्लायंस लीगल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है? चलिए, अब हम देख लेते हैं कंप्लायंस ऑडिट फटाफट। कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है? चलिए कंप्लायंस ऑडिट देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कंप्लायंस ऑडिट की? कंप्लायंस ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट असेसमेंट, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है
of whether given subject matter is in compliance with applicable authority identified as criteria, मतलब applicable laws, applicable standards, applicable regulations, ठीक है, is in compliance क्या given subject matter. Compliance audit are carried out by assessing whether activities, financial transaction information comply in all material respect with the authorities who govern the audit entity. Simple है. Compliance audit is completely different from the audit of the financial statement, from the performance audit. ठीक है, completely different होता है. क्यों different होता है? बात करूं अगर मैं compliance audit की, compliance audit में mainly क्या देखते हैं हम? जो subject matter है, जो subject matter है, वो compliance में है नहीं है in accordance with the laws की बात होती है, regulation की बात होती है. ठीक है. वही बात मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करूँ तो वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बातें होती हैं. परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैं बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता हूँ. ठीक है. वहाँ लीगल लॉ रूल्स रेगुलेशन नहीं आते, यहाँ पे मैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात करता हूँ. ठीक है. तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कंप्लायंस ऑडिटिंग में भी कंसर्न विद रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटी. रेगुलेटरी और प्रोप्राइटी में क्या होता है भाई? आपने तो पढ़ लिया होगा, अभी तक रिवाइज भी किया होगा, तो बताओ रेगुलेटरी प्रोप्राइटी में क्या होता है? रेगुलेटरी प्रोप्राइटी में बेसिकली क्या होता है? प्रोप्राइटी मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग साउंडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द एथिकल कंडक्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स. तो मतलब जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहा है. जनरल प्रिंसिपल यानी कि यहाँ पे बात हो रही है एथिक्स की, एथिकल प्रैक्टिसेस की. यहाँ लॉ की बात नहीं हो रही है. यहाँ की रेगुलेशन स्टैंडर्ड रेगुलेटरी लॉ की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे बेसिकली एथिकल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है. तो ऑब्जर्वेंस ऑफ द जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स. यहाँ रेगुलेटरी की बात हो रही है, अगेन लॉ की बात हो रही है. एडहेरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू द फॉर्मल क्राइटेरिया कम आउट फ्रॉम द रिलेवेंट लॉ, यानी कि जो भी कंप्लायंस निकल के आ रहा है उसका एडहेरेंस, एडहेरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फॉर्मल क्राइटेरिया कम आउट फ्रॉम द रिलेवेंट लॉ रेगुलेशन एग्रीमेंट एप्लीकेबल टू दैट, जो भी एप्लीकेबल होते हैं एंटिटी. तो समझ आ गया रेगुलेटरी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है. ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ये बेसिकली आप खुद से पढ़ लेना तो इजी है. कॉन्ट्रैक्टिंग है, प्रोक्यूरमेंट के केस में देख रखा है, प्लांट एंड एफिशिएंसी और सीएसआर के बारे में देख रखा है. वही सिंपल सी चीजें वेरीफाई करना वेदर सीएसआर फ्रेमवर्क जो है रेगुलेटरी अप्रूवल पे है नहीं है, एक्टिविटी जो है एज पर द पॉलिसी है नहीं है, सीएसआर पॉलिसी जो है इन कॉन्सोनेंस विद द रिलेवेंट लॉ एंड डीपी गाइडलाइंस, यानी कि सीपीएससी की बात कर रहा है. और रिलेवेंट लॉ मतलब सीएसआर पॉलिसी एज पर द लॉ है या नहीं है. तो वो सब चीजें यहाँ पे मुझे बतानी है. यानी कि पॉलिसी के अंदर का जो कंटेंट है वो एज पर द जो रिक्वायरमेंट है लॉ के अंदर उसके साथ कॉन्सोनेंस में है या नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो अब आप ये देख लीजिएगा बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट. बेनिफिट क्या होंगे कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट के? सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट की फाउंडेशन देता है, बेटर कंप्लायंस ऑफ लॉ होगा, रियल टाइम स्टेटस देता है. यानी कि रियल टाइम स्टेटस का मतलब है एक मतलब आज करंट डेट पे करंट टाइम पे क्या स्टेटस है कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस का, कौन कौन सा रिस्क इमर्ज हो रहा है. ठीक है. कब डेडलाइन है, कब ड्यू डेट है, सारी चीजें एक रियल टाइम स्टेटस मुझे पता है, जिससे हमें ऑडिट में भी हेल्प होती है. तो रियल टाइम स्टेटस मतलब लीगल स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस का, प्रोग्रेस ऑफ द पेंडिंग लिटिगेशन बिफोर द जुडिशियरी अथॉरिटी. तो मतलब लिटिगेशन जितनी जितनी कंपनी में पेंडिंग है तो उसका भी तो स्टेटस पता लग जाएगा ना, कब हियरिंग हुई है, लास्ट हियरिंग में क्या क्या हुआ था, क्या प्रोग्रेस हुई थी, कोई केस खत्म हुआ है नहीं होता, कहाँ पेंडिंग है, किस स्टेज पे पेंडिंग है, किसने कब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी, वो सब बेसिकली यहाँ से पता लग जाएगा मुझे. अवॉइड कर सकता हूँ बेसिकली पर्सनल पेनल्टीज में अवॉइड कर सकता हूँ. जब मैं टाइमली कंप्लायंस करूंगा तो पेनल्टीज लगेंगी नहीं. कॉस्ट सेविंग है, सेफ्टी वेव है, बेटर ब्रांड इमेज है, पोजीशनिंग होगी मेरी ज्यादा. अगर मैं अच्छे से कंप्लायंस करूंगा तो आपको अवार्ड्स मिलेंगे, तो बेटर इमेज ब्रांड पोजीशनिंग होगी, क्रेडिबिलिटी क्रेडिट वर्थनेस बढ़ेगी आपकी, गुडविल बनेगी इन्वेस्टर. और यानी कि जब एक कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती है, सारे नॉर्म्स फॉलो करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, ठीक है, सारे सेबी के स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, तो बेसिकली उसकी गुडविल बनेगी ना इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स के बीच में, कितनी अच्छी कंपनी है, रिकॉग्निशन एज अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन आपको मिलेगा. ठीक है. तो ये सब क्या है? बेनिफिट्स हैं. बेटर एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो गया, उसके बाद इंप्रूव्ड ऑपरेशन एंड हायर प्रोडक्टिविटी. ये सब इजी पॉइंट्स आपको पता है, आपने अच्छी बहुत बार पढ़ेंगे. उसके बाद आते हैं कंपनीज एक्ट पे. आप थोड़ा कंपनीज एक्ट की बात कर लेते हैं. कंपनीज में देखिए लास्ट टाइम टॉपिक आया था डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. इस बार के पेपर में हो सकता है क्वेश्चन नहीं आएगा डीआरएस, कहीं और किसी पेपर में पूछ ले वो बात अलग है, पर इस पेपर में इमीडिएट पास जो अटेम्प्ट था आपका दिसंबर 2025 उसमें क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के कंटेंट के बारे में आया था. ये उसके अंदर क्या क्या होता है. तो सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 कास्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑन ईच एंड एवरी डायरेक्टर टू अप्लाई द जजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल अकाउंट. अप्लाई करेंगे डायरेक्टर अपनी जजमेंट. एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे. अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, प्रिपेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस पे हम आपने बेसिकली क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएंगे. डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबल टू डिवाइस अ प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे टू एंश्योर कंप्लायंस विद ऑल द एप्लीकेबल लॉस. ठीक है. यही सब हम नीचे पढ़ेंगे. अब डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट टू स्टेट एज अंडर
कि एनुअल अकाउंट जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या-क्या आएगा? जब भी एनुअल अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं रिलेटिंग टू मेटल डिपार्चर हैज़ टू बी फॉलोड। यानी कि एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं मेटल डिपार्चर्स की, किसमें? अपने अकाउंटिंग एनुअल अकाउंट्स में। डायरेक्टर हैव सेलेक्टेड सच अकाउंटिंग पॉलिसीज। डायरेक्टर अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करेगा और अप्लाई करेगा कंसिस्टेंटली एंड मेड जजमेंट एंड एस्टिमेट दैट वर रीजनेबल एंड प्रूडेंट टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू दें किसका स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी का एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल। तो ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज हम बेसिकली चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कंसिस्टेंटली उनको हम अप्लाई करेंगे जो कि रीजनेबल और प्रूडेंट हो टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। डायरेक्टर हैड टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर मेंटेनेंस एंड बेसिकली सफिशिएंट केयर बेसिकली आपको करनी है, प्रॉपर स्टेप्स लेने हैं, सफिशिएंट केयर लेनी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। डायरेक्टर हैड प्रिपेयर द एनुअल अकाउंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे आपके एनुअल अकाउंट बनने चाहिए, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी की बात करूं, डायरेक्टर हैड लेड डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। डायरेक्टर क्या लेड डाउन करेगा? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल टू बी फॉलोड बाय द कंपनी दैट सच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड एडुकेट टू ऑपरेट इफेक्टिवली। ठीक है। डायरेक्टर हैज डिवाइड अ प्रॉपर सिस्टम टू एंश्योर कंप्लायंस विद ऑल द एप्लीकेबल लॉज। तो एक सिस्टम आ गया, तो ये कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन बोल दूं मैं से, कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्लायंस फ्रेमवर्क एक तैयार करेगा, कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम एक तैयार करके देगा, प्रॉपर सिस्टम तैयार करेगा जिससे बेसिकली एंश्योर हो जाए टू कंप्लाई विद ऑल द एप्लीकेबल सच सिस्टम आर एडुकेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ठीक है। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का क्वेश्चन यहीं से ही आएगा जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है पार्ट 1 में। सबसे पहले डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्ट, अब देखो ये डिटेल्ड में नहीं है, तो मैं भी आपको बिल्कुल रिवाइज करवाते हुए टेक्निक से चलूंगा कि आपको सारा कुछ सारे सेक्शन रिवाइज हो जाए। सेक्शन 184, सेक्शन 184 किसका? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर। यस, तो एवरी डायरेक्टर शैल एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच ही पार्टिसिपेट एज अ डायरेक्टर, यानी कि उसके डायरेक्टर बनने के बाद जो इमीडिएट बोर्ड मीटिंग होगी, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जिसमें वो डायरेक्टर की तरह एक्ट करेगा, उस बोर्ड मीटिंग में एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग में, और एनी चेंज इन द डिस्क्लोजर ऑलरेडी मेड एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर सच चेंज, यानी कि अगर कोई चेंज हुआ है उसके डिस्क्लोजर में तो उसके बाद इमीडिएट जो बोर्ड मीटिंग होगी उस चेंज के बाद उस बोर्ड मीटिंग में मैं बेसिकली डिस्क्लोजर दूंगा क्या? अपने कंसर्न और इंटरेस्ट का इन एंटिटी इन्फॉर्म एमबीपी में। तो बेसिकली मैं अपना इंटरेस्ट और जो कंसर्न है उस पर्टिकुलर एंटिटी में मतलब सब आती है, कंपनीज भी आती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी आती है, फर्म्स भी आते हैं, ट्रस्ट भी आते हैं, सब कुछ आता है एंटिटी में। मैं अपना डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट दूंगा किस फॉर्म में? इन्फॉर्म एमबीपी वन विच शैल इंक्लूड अ शेयर होल्डिंग, और मैं अपनी अगर उस बॉडी कॉर्पोरेट में, उस कंपनी में, उस पार्टनरशिप फॉर्म में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है, उस एलएलपी में मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो बेसिकली मैं वो भी बताऊंगा अपने इंटरेस्ट के साथ। किस फॉर्म में बताऊंगा? फॉर्म एमबीपी वन, याद रखना है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर फॉर्म डीआई रेट देता हूं मैं। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 है, एक तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है। एक 164 सब सेक्शन 2 है, हम यहाँ पे 164 सब सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। 164 सब सेक्शन 1 में आपको पता है एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन की, वो तो है ही है, पर 164 बेसिकली कब लगता है? जब नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बेसिकली नॉन फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। पर्सन हु इज और हैज बीन पास्ट में या प्रेजेंट में हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी व्हिच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फॉर एनी कॉन्सेक्यूटिव पीरियड ऑफ, यानी कि लगातार लगातार 3 सालों तक पर्सन डायरेक्टर था उस कंपनी का जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी या अभी भी डायरेक्टर है। हैज फेल्ड टू रिपे द डिपॉजिट, डिपॉजिट बेसिकली रीपे नहीं किया, उस पे इंटरेस्ट पे नहीं किया, या अपने डिवेंचर में बेसिकली रिडीम नहीं करे डिवेंचर, या कोई भी बेसिकली फेल टू पे द डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड सच फेलियर टू पे और रिडीम कंटिन्यूस फॉर 1 ईयर और मोर, मतलब कंपनी जो है वो फेल कर गई, फेल टू रीपे द डिपॉजिट, फेल टू रीपे द डिपॉजिट, फेल टू रिडीम एनी डिवेंचर एंड फेल टू पे एनी डिविडेंड जो कि कंपनी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, और उन पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया कंपनी ने, या कोई इंटरेस्ट में पे करने में फेलियर हुआ है। ठीक है। तो और वो जो फेलियर है पे और रिडीम कंटिन्यू फॉर 1 ईयर, और वो फेलियर जो चला है वो 1 साल और 1 साल से ज्यादा चला है, तो उस केस में वो पर्सन जो कि डायरेक्टर था या जो डायरेक्टर है शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, मतलब उस कंपनी में वो डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है। और अपॉइंटेड इन अदर कंपनी, यानी कि किसी नई कंपनी में भी वो अपॉइंट नहीं हो सकता डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच स्टेट कंपनी फेल टू डू सो, यानी कि कब तक? 5 सालों तक, यानी कि 5 साल तक वो क्या हो गया? डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद एवरी डायरेक्टर शैल इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट इट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन, यानी कि अगर किसी डायरेक्टर को डिस्क्वालिफिकेशन अगर यहाँ हुई है इस सेक्शन में, तो वो बेसिकली इंटीमेशन देगा अंडर सेक्शन 164 में बिफोर ही इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड इन द फॉर्म डीआर8, यानी कि डायरेक्टर को या उस पर्सन को कंपनी को बताना होता है फॉर्म डीआर8 में बिफोर इज अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट इन द कंपनी, यानी कि जब भी उसका अपॉइंटमेंट होगा, जब भी डीआर12 फाइल होता है उसके साथ डीआर8 भी जाता है जी जाता है। तो वो क्या बताता है कि इन्फॉर्म करता है कंपनी को अबाउट हिज डिस्क्वालिफिकेशन। उसके बाद वेयर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन 164 टू ए और बी ही शैल नॉट इंकर द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि कोई पर्सन, अगर कोई कंपनी है जिसने 1 साल और 1 साल से ज्यादा
उसका फेलियर चलता आ रहा है, किसका? डिपॉजिट में, डिबेंचर में और डिविडेंड उसने पे नहीं किया और या फिर इंटरेस्ट पे नहीं किया है। अगर ये फेलियर कंपनी में चल रहा है 1 साल और उस कंपनी में कोई नया डायरेक्टर आके अपॉइंट हो रहा है, तो बेसिकली उस पे वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 मंथ से जब से उसने अपॉइंटमेंट उसका हुआ है। ठीक है? उस कंपनी में जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं, वो सारे डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। हाँ जी, वो सारे डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। 92 पढ़ लेते हैं। 92 किसका? एनुअल रिटर्न का। फॉर्म एमजीटी 7 और 7 ए। 7 ए किस पे लगती है? स्मॉल कंपनी ओपीसी कंपनी पे। 7 किस पे लगता है? नॉन स्मॉल कंपनी जो होती है। तो एवरी कंपनी शैल फाइल इट्स एनुअल रिटर्न विद इन 60 डेज। कितने दिनों में? विद इन 60 डेज। कहां से? होल्डिंग द एजीएम, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग से। अगर कंपनी की एजीएम नहीं होती किसी साल, तो 60 डेज कहां से लेंगे? डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, मतलब जिस दिन एजीएम करवानी चाहिए थी, यानी कि एजीएम मुझे 30 सितंबर को करानी चाहिए थी, मैंने नहीं करवाई, तो फॉर्म बेसिकली ड्यू कब से हो जाएगा? उसी जिस दिन एजीएम करानी चाहिए थी, यानी कि 30 सितंबर, यानी कि मुझे 60 दिनों में, 30 सितंबर से 7 दिनों में वो फॉर्म फाइल करना ही पड़ेगा, चाहे मैं एजीएम कराऊं या चाहे एजीएम मैंने नहीं कराई। करानी हुई तो फाइल करना होगा ना, और नहीं करवानी तो भी फाइल करना होगा, पर कहां से? जहां से मेरी बेसिकली एजीएम शुड हैव बीन, जब मेरी एजीएम हो जानी चाहिए थी। एंड स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द रीजन फॉर नॉट होल्डिंग द एजीएम विद सच फीस, और मैं साथ में से एक स्टेटमेंट भी लगाऊंगा एमजीटी 7 के साथ कि मैंने एजीएम ना कराने का मेरा रीजन क्या था। एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी शैल बी साइन बाय डायरेक्टर, कौन साइन करेगा? शैल बी साइन बाय द डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी करेगा। ठीक है? अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, कब कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं होता? अगर प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है जिसकी पेट ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है, उस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर वहां कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, तो बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस साइन करेगा। ठीक है? सर्टिफिकेशन एमजीटी 8 में जाता है किसका? एनुअल रिटर्न का। कौन करता है? पीसीएस करता है। तो लिस्टेड किस किस कंपनी को रिक्वायरमेंट है? लिस्टेड कंपनी मैंडेटरी है। कंपनी थ्रेशोल्ड दे रखे, पेड ऑफ शेयर 10 करोड़ मोर, टर्नओवर कितना? 50 करोड़ मोर, शैल एनुअल रिटर्न शैल बी सर्टिफाइड पीसीएस इन्फॉर्म एमजीटी 8। तो ये बेसिकली थ्रेशोल्ड याद करना जरूरी है। कोई सी भी कंपनी, कंपनी प्राइवेट हो पब्लिक हो, कंपनी लिखा हुआ है क्या है? पब्लिक हो प्राइवेट हो, पेड अप सर्टिफिकेट जिसकी 10 करोड़ है और जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ है, उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है क्या? सर्टिफिकेशन ऑफ द एनुअल रिटर्न। उसके बाद फॉर्म एओसी 4 एंड एओसी 4 सीएफएससी किसके? फाइनेंशियल ऑफ, दैट इज फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द आरओसी। तो कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट and all the document required to be attached duly adopted at the AGM of the company shall be filed with the ROC within 30 days में फाइल करने होते हैं। कब से? AGM से। इन्फॉर्म AOC और AOC for CFS with the fees। ठीक है? तो हमें बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करने कितने में? 30 दिनों में। 30 दिन कहां से लेने हैं मुझे? एजीएम से लेने हैं। ठीक है? इन केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अडॉप्टेड इन द एजीएम और एडजॉर्न एजीएम, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी रीजन की वजह से एजीएम में अडॉप्ट नहीं हुए, तो जो मैं अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्लस उसके साथ जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं फाइल करूंगा आरओसी के साथ विद इन 30 डेज। अब ये 30 डेज कहां से लेने हैं? 30 days of AGM ही लेने हैं, and ROC shall take them in his record as a provisional financial statement। ठीक है? till the financial statement are filed after their adoption in the urgent AGM for that purpose। इसका मतलब क्या है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुए एजीएम में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो गया, ऑर्डिनरी बिजनेस पास हो गया, ठीक है? अगर इस केस में नहीं हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे अडॉप्ट नहीं हुए, तो जो अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मैं 30 दिनों के अंदर फाइल कर दूंगा। 30 दिन कहां से? एजीएम से ही लूंगा मैं। 30 दिन में मैं बेसिकली वो अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल कर दूंगा। आरओसी अपने रिकॉर्ड में रख लेगा। कैसे रखेगा? प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब तक आप एजीएम में, अर्जेंट एजीएम में उनको बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट नहीं करवाते थे और आरओसी को फाइल नहीं करते थे, तब तक वो क्या बन के रहेंगे? एज अ प्रोविजनल फाइनेंशियल, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाइल्ड आफ्टर द अडॉप्शन इन द एजीएम फॉर दैट पर्पस। यानी कि एडजमेंट हुई तो अर्जेंट एजीएम होगी, वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट होंगे, फिर मैं अगेन फाइल करूंगा आरओसी को। समझ में आया? अगर एजीएम मैंने नहीं कराई किसी साल, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर जो भी थे अंडर सेक्शन 137 सबसेक्शन ड्यूली साइन, स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट एंड रीजन क्यों नहीं कराई वो भी मैं बताऊंगा, और मैं 30 दिनों के अंदर फाइल करूंगा। अगेन 30 दिन कहां से लाऊंगा? जिस दिन मुझे एजीएम करानी चाहिए थी, विद सच फीस और एडिशनल फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है? तो ये वाला पॉइंट थोड़ा अच्छा है, ये वाला देख लेना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं किए तो मैं आरओसी को फाइल करूंगा, 30 दिनों के अंदर ही फाइल करूंगा, अनअडॉप्टेड फाइल करूंगा, और आरओसी उनको रिकॉर्ड में रखेगा एज अ प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर जब मेरी अर्जेंट एजीएम होगी, फिर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करूंगा, फिर मैं आरओसी को फाइल करूंगा, तो आरओसी उसको अपने रिकॉर्ड में रख लेगा। तब तक आरओसी कैसे लेके चलेगा उन्हें? प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एओसी 4 जिन्होंने फाइल किया हुआ है, जिन जो स्टूडेंट सीएस प्रोफेशनल में एओसी 4 फाइल कर चुके होंगे, ट्रेनिंग अगर कर रहे होंगे, तो वहां पे भी ऑप्शन भी आता है स्टार्टिंग में एओसी 4 में प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। Circulation of the financial statement of the document, company shall send to all the member of the company, all the trustee of the debenture holder, all the person entitled copy of the approved financial। किसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजेंगे? बेसिकली वो है, किसको? मेंबर को भेजेंगे, ट्रस्ट डेवेंचर होल्डर के ट्रस्टी को भेजेंगे, ऑल द पर्सन जो कि एंटाइटल्ड है। कॉपी ऑफ द अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अनेक्स्ड अटैच्ड टू द फाइनेंशियल एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर दैट। यानी कि 21 दिनों से पहले जो नोटिस का टाइम होता है, नोटिस के साथ ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जाते हैं।
नोटिस ऑफ एजीएम सेक्शन 101 बोलता है एवरी नोटिस ऑफ एजीएम शैल बी प्रिपेयर्ड एज पर द सेक्शन 101 ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 का कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है। प्राइवेट कंपनी की बात करूं सेक्शन 101 शैल अप्लाई, ये नोटिफिकेशन है 5 जून 2015 की, ठीक है, ये देख लेना, एमसी की नोटिफिकेशन है। आप सेक्शन 173 की बात करूं फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज में करानी होती है। स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी है तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन होती है। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग एवरी कंपनी शैल होल्ड मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग कंपनी को हर साल करानी होती है। अब ये ईयर एवरी ईयर की बात करूं तो ये क्या है, कैलेंडर ईयर है, ठीक है। ये कहां से आया कैलेंडर ईयर सर, आप ऐसे पढ़िएगा। मैक्सिमम गैप बिटवीन टू मीटिंग 120 डेज। स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग इन हाफ ओवर कैलेंडर, यानी कि साल में 2 मीटिंग करानी होंगी। ओपीसी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी अगेन एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग हैज बीन कंडक्टेड इन ईच हाफ ओवर कैलेंडर, यानी कि सालाना 2 बोर्ड मीटिंग, 6 मंथ में 1 मीटिंग। 2 मीटिंग के बीच का गैप बेसिकली आपको देखना है तो नॉट मोर देन 90 डेज, 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 90 डेज से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है। देखो ये होता है मैक्सिमम गैप, मैं आपको बता देता हूँ, यही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ये होता है मैक्सिमम 120 डेज का गैप होना चाहिए 2 मीटिंग्स के बीच में। 90 डेज जो है वो मिनिमम है, मिनिमम 90 डेज का, ये नहीं आपने फाइनेंशियल ईयर 6 मंथ्स का यानी 6 मंथ्स में एक मीटिंग करानी है, सॉरी 6 मंथ में एक मीटिंग करानी है, दूसरे 6 मंथ में एक मीटिंग करानी है, ये नहीं आपने जून जुलाई जुलाई अगस्त में करके खत्म कर ली ना। बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप होना ही चाहिए, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। आगे समझ में, तो ये क्या है, ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर्म 81 ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ 5 ईयर, 5 साल के लिए टेन्योर होता है एजीएम। ऑडिटर 5 साल से कम के लिए अपॉइंट नहीं होता, मैं आज भी बता दूं, कैजुअल वैकेंसी वाला अलग केस है, और ऑडिटर 5 साल के लिए फिक्स टेन्योर के लिए ही अपॉइंट होता है। सेक्शन कौन सा है, 139। कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न टू हिज अपॉइंटमेंट फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद आरओसी विद इन 15 डेज में, मुझे बेसिकली 881 फाइल करना होता है अपॉइंटमेंट होने के बाद, यस। स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ द मीटिंग, इनके लिए 30 डेज के लिए है, ये भी याद करना है आपको। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस 203 है, एवरी लिस्टेड कंपनी को जरूरत है, एवरी अदर पब्लिक कंपनी पेड अप सेक्रेटरी 10 करोड़ और मोर शैल हैव अ होल टाइम केएमपी। अब इस एवरी अदर में एवरी अदर पब्लिक कंपनी तो यहाँ कवर्ड होगी, आपकी प्राइवेट कंपनी यहाँ कवर्ड होगी, इनका पेड अप सेक्रेटरी 10 करोड़ मोर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। रूल में बात लिखी हुई है, रूल 8 ए इसका कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ केएमपी वाला ना, अपॉइंटमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ द मैनेजर पर्सनल रूल्स वाला, तो उसमें ये बातें रूल 8 और रूल 8 ए में लिखी हुई हैं, ठीक है। ये वाला आप देख लीजिएगा कि कौन से रूल में लिखे हुए हैं, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014 में ये बातें लिखी हुई हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर की अगर मैं बात करूं, कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन द फॉलोइंग मैंडेटरी रजिस्टर, कौन कौन से, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, ठीक है, ये इवेंट बेस्ड भी है, जैसे पास 5 हो गया, अलॉटमेंट के बाद रिकॉर्ड रखते हैं, SS2 हो गया, ये सारी लिस्ट दी हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा। अब लास्ट टॉपिक आता है कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल। सर कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल क्या होता है, अगेन आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे भी देखेंगे कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल वहां पे यूज होते हैं कंपनी में, लीगल में भी यूज होते हैं, सेक्रेटेरियल में भी यूज होते हैं, ठीक है। सीटीएल क्या है, जनरल रिक्वायर्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे बहुत सारे कंप्लायंसेस कंपनी को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। मतलब लीगल में इतने सारे कंप्लायंसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, उसके बाद अगर मैं ट्रेडमार्क के भी कंप्लायंसेस हो गए, फिर उसके बाद एचआर के भी कंप्लायंस हो गए, लेबर लॉज के भी कंप्लायंस हो गए, एनवायरमेंटल लॉज के भी कंप्लायंस हो गए, तो इतनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इतना सब कुछ एप्लीकेबल होता है, तो मैनेज कैसे होगा, कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल से मैनेज होता है सर। सीटीएल इज जनरली रिक्वायर्ड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेनी रिस्क आर इन्वॉल्व, ठीक है। CTL handle and control the business process and enable them in scaling their operation without increasing the risk of non-compliance। मतलब कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल है, ऑटोमेटिक अपडेशन जनरेट होंगी, टाइम टू टाइम कंप्लायंसेस होंगे, रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंसेस कम हो जाएगा, और कंपनी अपने स्केलिंग ऑपरेशंस पे ध्यान देगी। अ मैनुअल अप्रोच टू ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लायंस एक्टिविटी ड्राइव अप कॉस्ट एंड मोर प्रोन टू एरर, ठीक है। मैनुअल अप्रोच मतलब मैं टूल यूज नहीं करता, मैंने एक्सेल शीट बना रखी है, ठीक है, वहां पे मैं मेंटेन करता हूँ, तो एक मैनुअल अप्रोच है ना, मैं कैसे, मैंने एक वर्ड फाइल बना के चलूँ, ये क्या मैनुअल अप्रोच है, तो मैनुअल अप्रोच अगर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ही करूंगा तो उससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि पेनल्टीज एडिशनल फीस लगेंगी और एरर के चांसेस ज्यादा है। बेसिकली एनएससी ने इंट्रोड्यूस करा है ये इंटीग्रेटेड फाइलिंग्स का, वो आप देख लीजिएगा, जहाँ पे आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन और कंप्लायंसेस ऑब्जेक्टिव है। रोबस्ट कंप्लायंसेस टूल है, रिप्लेस मैनुअल प्रोसेस को रिप्लेस करता है, विजिबिलिटी बढ़ाता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, रिड्यूस करता है इन्फॉर्मेशन नॉलेज को, ऑटोमेशन को प्रमोट करता है, यस, प्रोवाइड ऑटोमेटेड लीगल अपडेट, हेल्प इन ऑटोमेटेड कंप्लायंस ट्रैकर, ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज, ठीक है। कंप्लायंस की अगर मैं बात करूं मॉनिटर करता है एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की, हेल्प टू अवॉइड पेनल्टीज, हेल्प इन ऑडिट मैनेजमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में मेरी हेल्प करता है, क्योंकि ऑडिटर को रियल टाइम स्टेटस पता चलेगा, सारे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक जगह मिलेगा, सब कुछ चीजें उससे वो हेल्प करेगा, वो कंप्लायंस को इजीली ट्रैक भी कर सकते हैं।
काइंड ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल, ऑल द पर्पस कंप्लायंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल्स और जीआरएस सॉफ्टवेयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट क्या होंगे कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल के, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस इन मैनुअल वर्क, रिडक्शन इन मैनुअल वर्क, मैनुअल क्योंकि सारी चीजें तो ऑटोमेशन हो गई, तो मैनुअल वर्क आपका कम हो जाएगा, ठीक है। आपको मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करना है, मैनेजमेंट आपका कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल करेगा, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो मैनेजमेंट ऑफ कंप्लायंस इन स्प्रेडशीट इज टाइम कंज्यूमिंग, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल शीट एंड टीडीएस वर्क, इट हेल्प इन इजी टास्क मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटिंग द करेक्ट टास्क, streamlining implementation, while streamlining the implementation of various relevant framework, it reduces the compliance effort, it facilitates the compliance audit, correct stuff, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सिंप्लीफिकेशन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग में सिंप्लीफिकेशन, रिपोर्ट इजीली जनरेट हो जाती है, बेसिकली वो आप अपने टॉप मैनेजमेंट को इजीली रिपोर्ट भी करोगे। तो ऑटो पॉपुलेट द कंप्लायंस डेट, गिव अलर्ट पर्टेनिंग टू द कंप्लायंस इशू, रिस्क इन ह्यूमन एरर रिड्यूस। अब ह्यूमन एरर, मैं डेट भूल गया, तो यहाँ पे इसकी कोई जस्टिफिकेशन है कि आप डेट भूल गए, ड्यू डेट भूल गए, आप पर्टिकुलर इवेंट भूल गए, तो बेसिकली ह्यूमन एरर रिड्यूस कर देता है। बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन, अल्टीमेटली इजी पॉइंट है, क्रिएट अ रोड मैप फॉर बिजनेस, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द कंप्लायंस टूल इज दैट शोज यू वेयर टू गो, आपको कहाँ जाना है वो आपको बताएगा, ठीक है। बिजनेस के लिए एक रोड मैप आपके लिए जनरेट करके देगा वो, ठीक है। तो ये रिवीजन कंप्लीट किया है मैंने, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आप मॉड्यूल से देखेंगे, सारे टॉपिक मैंने रिवाइज करे हैं, ठीक है। एक दो टॉपिक मैंने आपको आपको लिए ही दिए होंगे, ठीक है, वो इजी थे और वो थोड़े नॉन इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं सारे टॉपिक रिवाइज कर दिया। अब आपको इस रिवीजन के बाद केस लॉ पढ़ने हैं, और ये जितने भी मैंने वर्ड रिकॉल कराए हैं आपको दोबारा से रिकॉल करने हैं, बुक क्लोज करके रिकॉल कर रहे हैं, देखते हैं कितना आपको याद आता है। देन अगर आपको याद नहीं आएगा तो फास्ट फॉरवर्ड करके आपको एक बार लेक्चर और देखना है सेकंड रिवीजन टाइम पे, इससे आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल लॉ कनेक्ट सीरीज। थैंक यू सो मच।